रेलवे एग्जामिनेशन 2026-27 के लिए एक वन शॉट मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी विषय के आप लोगों की पास आप लोगों के नोट्स को कंप्लीट करते हुए यहां पर आपको भेजे जा रहे हैं। मतलब इसमें क्या रहेगा कि इसमें मैं आपको मेजर क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके ज्योग्राफी विषय के लिए जरूरी होते हैं और वो भी रेलवे एग्जाम्स में। तो यहाँ पे कुछ एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एकदम दिमाग के चक्षुओं को खोल देंगे कि भाई ये तो बहुत जरूरी है। तो वही वाले क्वेश्चन आपके इधर होने वाले हैं। मैं इसमें ऐसा करूंगा कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें मर्ज करा दूंगा जो 2025 और 2026 आपके एनटीपीसी में पूछे गए हैं, तो वो वाले भी अपन इसमें ऐड करते चलेंगे, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट वाले। तो टेंशन फ्री रहिए, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत जरूरी वीडियो है भाई। इससे जरूरी वीडियो ज्योग्राफी के लिए तो नहीं हो सकता रेलवेज में, ठीक है। तो इसको आप जरूर से देखना, एंड तक देखना, रिकॉर्डेड वीडियो है तो ध्यानपूर्वक देखना है। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला ही क्वेश्चन भड़ाभड़ तरीके से आपके सामने है, क्वेश्चंस के बारे में बता दीजिएगा। क्वेश्चन किस प्रकार से है। पहला सवाल, भुवनेश्वर उड़ीसा में है स्कूल ऑफ मिनरल्स मेटलर्जिक एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। मतलब स्कूल ऑफ मिनरल्स मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग SMMME जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे कि भुवनेश्वर स्टैब्लिश जो होता है वो कहां पर होता है, यह किस वर्ष में स्टैब्लिश हुआ है। पॉइंट ये नहीं है कि स्टैब्लिश किस वर्ष में हुआ है, पॉइंट ये है किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। सर ये आईआईटी भुवनेश्वर के अंडर काम करता है, इट वर्क अंडर आईआईटी भुवनेश्वर, वर्क अंडर आईआईटी भुवनेश्वर। ये आईआईटी भुवनेश्वर के अंतर्गत काम करता है। तो अगर किसी को पता है आईआईटी भुवनेश्वर कब स्थापित हुआ था, तो आप इस वाले क्वेश्चन को भी जान पाएंगे कि आईआईटी भुवनेश्वर कब बना था। उसी बेसिस पर आप जान पाएंगे कि ये कब बना है। बच्चे आईआईटी भुवनेश्वर जो बनता है आपका, ये 2008 में बना है। अब क्योंकि आईआईटी भुवनेश्वर 2008 में बना है, तो इससे हमारे सामने एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी कि अगर ये 2008 में है तो SMMME है वो 2012 में बनेगा, राइट। क्यों बनेगा, क्योंकि भाई आईआईटी भुवनेश्वर के अधीन है, वो 2008 में बनी है, तो ये टाइम मशीन तो इनके पास है नहीं कि इसको पीछे जाके बना दे, नहीं बना सकते। अच्छा, अगर हम बात करते हैं B.Tech M.Tech PhD अगर किसी को करनी है तो वो इसी के माध्यम से कर सकता है, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं किसी को PhD करनी है ना, M.Tech करनी है, B.Tech करनी है, वो यहां से कर सकता है, ये इसमें बताया गया है। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न ये रहा, काली मृदा में उच्च मृदा की नमी प्रतिरोधकता पाई जाती है। ये अच्छा सवाल लग रहा है मुझे तो। देखो जो आपकी ब्लैक सॉइल होती है, राइट, काली मृदा आपकी होती है, इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें हाई सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन पाई जाती है। ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में फसली तीव्रता को किस प्रकार से प्रभावित करता है। जो काली मिट्टी होती है, मतलब मैं आपको दिखा तो देता, पर मेरा जो पॉट है, गमला है, वो बहुत बड़ा है। तो गमले में क्या काली मिट्टी है। काली मिट्टी क्या होती है, इसके अंदर जो पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनका साइज होता है छोटा। अब क्योंकि छोटा साइज है तो इनकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक हो जाती है, इस वजह से नमी भी बढ़ जाती है। तो रेंगूर मिट्टी जिसको काली मिट्टी बोलते हैं, इसके अंदर जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। इससे क्या होता है, यह विभिन्न मौसमों में नमी बनाए रखकर कई फसल चक्र को सपोर्ट करता है। एग्जैक्टली क्या होता है, अगर हम देखते हैं क्रॉप साइकिल, क्रॉप साइकिल तब काम करती है जब डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। जब डिफरेंट कंडीशंस होती हैं तब ही आपकी क्रॉप साइकिल काम करती है। अगर एक ही जैसी कंडीशन है, अब वो कह रहा है कि नमी बनाए रखकर कई फसल, अगर ये नमी बनाए रखेगा, विभिन्न मौसम में नमी बनाए रखना है, यानी कंडीशन एक कर दे रहा है, तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। अगर हर मौसम में नमी बनी रहेगी तो ये फालतू होगा ही नहीं, ठीक है। चलो, इंपोर्टेंट बात है, गंभीर मूल तत्वों में पौधों को सपोर्ट देकर खाद्यान्न के स्थान पर रोपण फसलों को बढ़ावा देता है। डीप रूटेड प्लांट्स इसमें नहीं बनते, इसमें आपके सॉफ्ट रूटेड प्लांट्स ही बनते हैं, डीप रूटेड इसमें नहीं बनते, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा हम बात करते हैं, यह जलाक्रांति को रोकने के लिए फसल को एक ही मौसम तक सीमित रखता है। बिल्कुल बढ़िया। इट लिमिट क्रॉप टू अ सिंगल सीजन टू प्रिवेंट वाटर लॉजिंग। वाटर लॉजिंग को रोकता है, ठीक है, ये वाटर लॉजिंग को रोकता है। ये अब यहां पर समझना, कपास की खेती इसीलिए होती है, इसको कपास मुद्रा कहते हैं, क्योंकि ये एक ही प्रकार की फसल दे सकता है। आप इसमें गन्ने नहीं बो सकते, गेहूं नहीं बो सकते, ये बोया नहीं जा सकता। इसमें आप बो सकते हैं, कपास बो सकते हैं, सेम मौसम में कपास होगा, या फिर आप इसमें चावल बो सकते हैं क्योंकि सेम मौसम में चावल होगा। तो यह मौसम को एक ही मौसम तक सीमित करते हैं। करेक्ट आंसर ये होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की, ये क्यों नहीं हो सकता, मेरी बात को बहुत लॉजिकली समझने का प्रयास करो। विभिन्न मौसम में नमी बनाए रखेगा, अगर विभिन्न मौसम में नमी बनाए रखने का मतलब क्या है,
इसने पूरी सॉइल के स्ट्रक्चर को कॉमन बना दिया। अगर पूरी सॉइल का स्ट्रक्चर कॉमन ही बन जाएगा तो वहां फसल चक्र पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। फसल चक्र को पहली बार मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। तो उम्मीद करता हूं आप इस चीज को याद रख पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं जल धारण, इसमें जो है ना क्या होता है, इसके अंदर सर आपका मॉन्ट मोरेलिनोलाइट करके आपका एक क्ले होता है, क्ले खनिज होता है, जो इसकी जल धारण क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा के रखता है। इसके बारे में सटीक तौर से याद रखिएगा। क्रॉप साइकिल क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ गेहूं कटते हैं तो हमारे यहाँ ईख बूती है, गन्ना बूता है, या गन्ना नहीं बूता तो उसके स्थान पर हम कई बार चावल बो लेते हैं, ठीक है, फिर चावल काटते हैं, गेहूं बो लेते हैं, ऐसे होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप द्वारा कवर किया गया कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? अंडमान और निकोबार कितना द्वीप, कितना एरिया आपका कवर करता है, बताइए। इसके बारे में हम बात करते हैं। एक बेटा मैंने रीचेक कर लिया, मेरे दिमाग में मुझे पता है इसमें रीचेक के लिए तो आंसर की मैंने देखी नहीं, बट मुझे पता है इसमें सी ही मुझे रखना है। ए इसमें पूरी तरीके से गलत है। ये यार मैं खुद भी किसान हूं, मुझे तो भी समझ में आ रही है। आई एम ऑल्सो ए फार्मर, मुझे तब भी समझ में आ रही है। अच्छा यहाँ पे आप समझना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वारा कवर किया गया पूरा क्षेत्रफल कितना है? 8,249 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। 8,249 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, जिसमें 572 द्वीप है। 572 इसमें टोटल द्वीप आपको देखने को मिल जाएंगे, टोटल आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, टोटल आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। दूसरी बात है इसमें रहने योग्य कितने हैं? 38 पर जीवन है, 38 इसमें रेजिडेंशियल हैं, 38 और रेजिडेंशियल, 38 रहने योग्य हैं, 38 रहने योग्य हो जाएंगे, 38 रेजिडेंसिबल हैं, यानी इन पर रहा जा सकता है। अरे कोई बात नहीं, सॉरी की बात नहीं है, आपको भी डाउट होगा, आपने तभी पूछा है। किस प्रकार के ज्वालामुखी को उसकी परतदार संरचना के कारण स्तरित ज्वालामुखी यानी स्ट्रैटोवोल्केनो किसको कहा जाता है? स्ट्रैटोवोल्केनो किसको कहा जाता है, बताइए। ठीक है, चलो देखो, एक स्ट्रैटोवोल्केनो होते कौन से हैं? वो ऐसे वोल्केनो होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं जिसके अंदर हर प्रकार की सामग्री होती है, लावा, राख, अन्य प्रकार की सामग्री, हर प्रकार की सामग्री इसके अंतर्गत होती है, ठीक है। मतलब स्ट्रैटोवोल्केनो होते हैं जिसमें परतदार संरचनाएं होती हैं, इसमें राख भी होती है, इसमें लावा भी होता है, इसमें अन्य कंपोजिशंस भी होती है। अन्य अन्य का मतलब होता है फॉसिल वगैरह, इसमें सब कुछ होता है, फॉसिल, मिनरल्स, ठीक है, सॉइल, सिलिका, इसमें सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि एक एक परत में वो फंसते चले जाते हैं। तो ये एग्जैक्टली किस प्रकार का ज्वालामुखी होता है? इसको मिक्स्ड ज्वालामुखी बोलते हैं, हम इसको मिक्स्ड ज्वालामुखी बोलते हैं। इसको मिश्रित यानी कंपोजिट वोल्केनो इसको बोला जाता है, कंपोजिट वोल्केनो हम इसको बोलते हैं। ये बहुत विस्फोटक होते हैं, ठीक है। और इनका ही जो डिजाइन है, जो एक्चुअल वोल्केनो आप देखते हो, इस तरीके के वोल्केनो को अगर आपने देखा है, जो इस तरीके के वोल्केनो आप देखते हैं, ठीक है, आपने अगर कोई वोल्केनो ऐसा देखा भी है, स्ट्रक्चर आपने पूरा अगर देखा है कभी वोल्केनो का, तो वो इसी प्रकार का वोल्केनो आपने देखा होगा, इसी प्रकार का वोल्केनो आपने देखा होगा। लो, अब क्योंकि मैं तो आर्टिस्ट हूं बहुत बड़ा, क्या बात कर रहे हो, बात क्या कर रहे हो भाई साहब, बहुत हैवी लेवल का आर्टिस्ट हूं। ये देखो, अब यहां पे मैं बना ही देता हूं। इस तरीके से आप कोई वोल्केनो देखते हैं तो इसके डिजाइन शेप्स पे आपको यहां देखने को मिलता है हिसाब किताब, वो भी हैवी वाला। यहां इसको आपको फायर देखने को मिलेगी, ठीक है, और यहाँ विस्फोट आपको देखने को मिलेगा इसके ऊपर, विस्फोट आपको देखने को मिलेगा, ऐसे फ्यूम्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो ये सबसे खतरनाक वाला आपका होता है, ठीक है। चलो, तो ये सबसे खतरनाक वोल्केनो आपका होता है, इसको कंपोजिट वोल्केनो कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल की अब मैं बात कर लेता हूँ, यही कंपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल आपको इसमें देखने को मिल जाएगा माउंट फूजी, माउंट विशुवियस, ये देखने को मिल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए माउंट फूजी है, माउंट फूजी है, विशुवियस है, माउंट विशुवियस है, विशुवियस आपको देखने को मिलेगा। माउंट फूजी इज फ्रॉम जापान, माउंट फूजी जापान से है और ये इटली से है, विशुवियस इटली से है। तो ये इसी प्रकार का आपका उदाहरण होते हैं, ठीक है जी हाँ। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखना। अच्छा, भारत में भी क्या कोई एक्टिव वोल्केनो है? भारत में एक्टिव वोल्केनो केवल एक है, बैरन,
दूसरी बात आपको यहां देखने को मिलती है, ठीक है, दूसरी बात आपको यहां पर यह देखने को मिल जाती है कि सर सिंडर शंकु जो ज्वालामुखी होते हैं, साइंडर कौन जो वोल्केनो होते हैं, ये वो होते हैं जिसमें से केवल धुआं निकल रहा होता है, ठीक है, जो इसमें जो धुआं निकल रहा होता है, ठीक है। और सबसे हल्के जो ज्वालामुखी होते हैं जिसमें केवल गुनगुना सा पानी रहता है, गुनगुना वो रहता है, वो हवाई द्वीप के जितने भी ज्वालामुखी हैं उनको शील्ड वोल्केनो कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो हवाई हवाई जो होते हैं ना, हवाई द्वीप पर जितने भी हैं, हवाई द्वीप पर जितने भी, वो सब शील्ड वोल्केनो सबसे कम खतरनाक है, इनमें धमाका नहीं होता, राइट। डिजाइन मस्त लग रहा है ना, लग रहा है ना, रियल सा आर्टिस्ट हूं भाई। भारत में किस नदी पर जो राष्ट्रीय जलमार्ग 57 नेशनल वाटरवे 57 का डेवलपमेंट हो रहा है, बताइए सर। नेशनल वाटरवे 1 तो आपका कहां बनता है सर? प्रयागराज से बनता है हल्दिया तक, राइट, याद रखिएगा। तो भारत में कुल कितने नेशनल वाटरवे हैं, बताइए। नेशनल वाटरवे कितने हैं? पहला तो गंगा से गंगा नदी पर बना है, 3 में बता सकता हूं, राइट। NW1 गंगा, इलाहाबाद से असम के आसपास तक जाता है गंगा। दूसरा है आपका ब्रह्मपुत्र पर बना है, ब्रह्मपुत्र पर बना है। तीसरा केरल के अंदर जो आपकी रीजनल रिवर्स हैं, केरल की पश्चिमी तट नहर है, वहां पर बनता है NW3। केरला में बना है, केरला में बना है, जो आपका सह्याद्री है उस क्षेत्र में बनता है। बट ये कोपली नदी पर बना है, कोपली नदी पर आपका बनेगा, कोपली नदी पर आपका बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोपली नदी बहती कहां पे? कोपली असम में बहती है, और ये वहीं देखने को मिलता है। टोटल नेशनल वाटरवे कितने? टोटल 111 है। ये कहां बहती है सर? ये असम में आपको देखने को मिलती है। टोटल नेशनल वाटरवे कितने हैं? टोटल नेशनल वाटरवे कितने हैं? टोटल नेशनल वाटरवे कितने हैं? वाटरवे कितने हैं सर? टोटल नेशनल वाटरवे हमें कितने देखने को मिलते हैं? 111 देखने को मिल जाएंगे, राइट। टोटल असम में कोपली नदी पर बहता है। 6वें नंबर का सवाल है, अगस्त 25 में किन राज्यों में सामान्य से 30% से 70% कम वर्षा हुई है, जिस कारण फसलों पर प्रभाव पड़ा और पानी की कमी हुई है? अगस्त 2025 में किस राज्य में 30% से 70% नॉर्मल से कम वर्षा होती है, ठीक है, और इसी वजह से दिक्कतें हुई हैं, ठीक है, बताओ फटाफट से। कहां, कौन सा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा सर जी? लद्दाख वृष्टि छाया क्षेत्र में है, अरुणाचल, ये भी बिहार में कम हुई, यूपी में कम हुई, पंजाब में कम हुई, और नॉर्थ ईस्ट में इस बार थोड़ी कम वर्षा हुई है, इस क्षेत्र में कम वर्षा हुई है, जिसकी वजह से हमारी खरीफ की फसलों पर प्रभाव पड़ा है। खरीफ की फसलों पर प्रभाव पड़ा है, जो धान वगैरह की फसलें होती हैं उन पर प्रभाव पड़ा है, ठीक है। जो मेन रीजन है वो तो यही क्षेत्र है, ठीक है, याद रखना। भारत में मौसम की निगरानी करता कौन है? IMD, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसके बारे में देख रेख करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। 7वां सवाल ये रहा, कार्स्ट दृश्य भूमियों की बात कर रहे हैं, कास्ट लैंडस्केप्स की बात कर रहे हैं। इसके निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार का अपक्षय उत्तरदायी है, बताएं जरा। किसके बारे में पूछा जा रहा है सर? कास्ट के बारे में पूछा जा रहा है। कास्ट स्थल कृतियों का निर्माण कैसे होता है? कास्ट होती क्या है पहले ये समझ लीजिए, ठीक है, बात समझिए। देखो मैं बताता हूं, जैसे मान के चलो कास्ट ही आपको बना के दिखाना पड़ेगा ये भी, क्योंकि देखो आर्टिस्ट आदमी है भाई, सब बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आपको शेडो के साथ बनाता हूं, देखो तुम, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है कि ये क्या है तो आप बता देना ये क्या आपका बन रहा है, अगर आपको समझ में आता है ना। यहां पर आप समझिएगा, इसमें ना कलर वगैरह शेडो वगैरह का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ओके सर, अब यहां पे हमने उठाए अपने कलर्स, पहली शेड देते हैं हम इसको ब्लैक, आउटर साइड ब्लैक शेड दे दी है, ठीक है। अंदर वाली जो शेड है वो हल्का सा डार्क कलर से देते हैं, और बिल्कुल अंदर वाली जो शेड है उसको हम इस कलर से देते हैं। ये वाली शेड भी आपको ऐसे ही दे देते हैं, ज्यादा हो जाएंगे, कोई नहीं, इसको नहीं देते, ठीक है। ये वाली शेड से हमें पता लगा एग्जैक्टली। अब यहां पर आप ये समझिएगा कि ये जो आपका एरिया आपको देखने को मिल रहा है, ये गुफा के अंदर का एरिया है, गुफा के अंदर का एरिया है। बट इसमें क्या होता है कि इसमें अपक्षय हो जाता है, ये एक केव है, राइट, ये अंदर का हिस्सा है, ठीक है, केव के अंदर का हिस्सा है ये। अब इसके अंदर अपक्षय होता है, इसके अंदर अपक्षय होता है। अपक्षय किस प्रकार का अपक्षय होता है वो मैं बताता हूं।
इस केव के अंदर आपको इस प्रकार से अपक्षय देखने को मिलेगा, है ना। ये छोटी धीरे धीरे कटती चली जाएगी केव, केव के अंदर स्थलाकृतियां बनती चली जाएंगी। कई बार केव में आप देखेंगे कि इस प्रकार के शंकु पत्थर भी मिलेंगे, है ना, इस तरीके की आपकी डिजाइनिंग्स भी केव में मिलेंगी, इस तरीके की डिजाइनिंग्स भी केव में मिलेंगे। ऐसा लगेगा कभी कभी इस पे ऐसे स्ट्रक्चर्स भी बने हुए हैं। तो केव के अंदर ये ज्यादातर जो होते हैं वो केव के अंतर्गत जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वाले स्ट्रक्चर्स किस वजह से बनते हैं, है ना, बताइए। एग्जैक्टली अगर मैं इसके बारे में चर्चा करता हूं कि दृश्य भूमियों के अंतर्गत होता है, ये केमिकल वेदरिंग होती है, ये केमिकल वेदरिंग आपकी होती है। इसमें कास्ट स्थलाकृतियों का निर्माण चूना पत्थर का कार्बनाइजेशन होता है, ठीक है। जो चूना पत्थर होते हैं, चूना पत्थर का कार्बनाइजेशन, चूना पत्थर का कार्बनाइजेशन इसमें होता है, कार्बनाइजेशन आपका इसमें होता है। इसी को हम यहां पर जानते हैं द कार्बनाइजेशन ऑफ द लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का कार्बनाइजेशन इसमें होता है, ठीक है। अब रेन वाटर जो होता है वो CO2 ले लेता है, कार्बनिक एसिड बना देता है जो लाइमस्टोन में घुल जाता है, तो यहां पर ऐसी दरारें खुल जाती हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, 8वें नंबर का प्रश्न ये रहा, पृथ्वी की कौन सी परत ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने में प्राथमिक भूमिका निभाती है। जो हमारी प्लैनेट है, ठीक है, जो हमारा प्लैनेट है, इस पे आप ये बताइए मैग्नेटिज्म किसकी वजह से जो है बनता है, इसके बारे में बताते हैं, बताओ। जियो डायनामो इसको कहा जाता है, दैट इज नोन एज जियो डायनामो, बिकॉज ऑफ जियो डायनामो, बिकॉज ऑफ जियो डायनामो, जियो डायनामो। बेटा ये ज्योग्राफी है, रियल ज्योग्राफी ये है। आपको क्या लगता है, आपने नदी पर्वत पहाड़ याद कर लिया, आपने ज्योग्राफी याद कर ली? मूर्खता है ये। अगर आपको वास्तविकता में ये लगता है कि नदी पर्वत पहाड़ याद करके आप ज्योग्राफी याद कर लिए हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई बच्चा ज्योग्राफी पेड क्लासेस में मुझसे पढ़ा हुआ है, कहीं पे भी कहीं भी कभी भी पढ़ा हुआ है, वो खुद जानता है कि मैं ज्योग्राफी में पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करता हूं। ज्योग्राफी में मैं ज्योग्राफी 3 हिस्सों में पढ़ाता हूं, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। पहले मैं फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करता हूं, पहले आपको ज्योग्राफी के बारे में बेसिक तथ्य बताता हूं, पृथ्वी का निर्माण बताता हूं, पृथ्वी की संरचना बताता हूं, उसकी लेयर्स बताता हूं, उसके अंतर्गत कि जितने फॉल्ट्स होते हैं वो बताता हूं, और देन इस तरीके की चीजें बताता हूं। तब कहीं जाकर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पर आता हूं, देन मैं बाकी ऊपर आता हूं। अब अगर हम बात करते हैं जो आउटर क्रोड होती है, आउटर क्रोड में ही आपको जियो डायनामो जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है जियो डायनामो की बात की जा रही है। ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना। आंतरिक क्रोड ठोस होती है, बाह्य क्रोड तरल होती है, ये लिक्विड होती है। एग्जैक्टली आउटर क्रोड कैसी होती है? लिक्विड होती है। जब ये लिक्विड होती है तो ये एक मूवमेंट करती है, और वो जो मूवमेंट जब इसके द्वारा की जाती है, जब इसके द्वारा एक मूवमेंट की जाती है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और वही जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वही हमारे यहां पर एक पूरी तरीके से यूनिक मैग्नेटिज्म उत्पन्न करता है, ठीक है, याद रखना। हिमालय के किस क्षेत्र में अधिक तुंगता जनित भिन्नता पाई जाती है? इन विच रीजन ऑफ हिमालयाज इज मोर एल्टीट्यूड इंड्यूस डाइवर्सिटी फाउंड। डाइवर्सिटी पाई जाती है ऊंचाई ना होने के कारण भी, या समझिए अधिक वर्षा और आर्द्रता के कारण जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है, याद रखना। मतलब मैं बताता हूं आपको कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, ये कहना क्या चाहता है। पूछा है एल्टीट्यूड इंड्यूस डाइवर्सिटी क्या होती है। क्या किसी को पता है एल्टीट्यूड इंड्यूस डाइवर्सिटी क्या होती है? मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, शायद समझ पाओ। लेट सपोज दिस इज हिमालय, मान के चलिए कि ये हिमालय पर्वत है, ठीक है, ये हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, ये हो गया K2 हो गया है, याद रखना। अब स्ट्रक्चर भी वैसा ही आपको चाहिए होगा, है ना, कोई नहीं भाई, इसी तरीके का स्ट्रक्चर आपका बना देते हैं। अब होता ये है बेसिकली, जब कोई भी आप पहाड़ पर्वत बना रहे होते हो, तो इसमें जैसे जैसे आप ऊंचाइयों पर जाओगे तो इसमें एक इंड्यूस्ड कैपिंग हो जाएगी। जैसे जैसे ऊंचाइयों पर आप जाओगे ऐसे इंड्यूस्ड कैपिंग हो जाएगी, और हर एक फॉल्ट में एक अलग प्रकार की जनजाति पाई जाएगी। यहां पे मानव पाए जाएंगे, लेट सपोज यहां पर मानव पाए जाएंगे, हैं, यहां पे आपके जानवर पाए जाएंगे, ठीक है, याद रखना। यहां पे आपके जानवर पाए जाएंगे, यहां पे केवल आपके इस तरीके के पर्णपाती वन पाए जाएंगे, यहां केवल पर्णपाती वन हो गई, है ना। यहां पर आपके फिर मॉस हो गया, मॉस जैसी चीजें पाई जाने लगी, ठीक है। यहां पर हिरन भी पाए जा रहे हैं, ठीक है, हिरन भी पाए जा रहे हैं।
बड़े बड़े हिरन आपके पाए जा रहे हैं, ठीक है, मॉस वाले हिरन पाए जा रहे हैं, ठीक है, बारहसिंगा वगैरह इसमें पाए जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत और भी बहुत सारे छोटे छोटे जंतु हैं, पक्षी पाए जा रहे हैं, यहाँ बर्फ पाई जा रही है। तो एग्जैक्टली क्या है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, और वो भी ईस्टर्न साइड पे, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंचा भी नहीं है, एंड तक आपको जनजाति पाई जाएंगी, ठीक है। तो ये इसके पीछे ये सबसे ज्यादा कहां पर है सर? अगर आप हिमालय को कभी देखोगे तो हिमालय ऊंचाई सबसे ज्यादा कहां पर है हिमालय की? सर ईस्ट साइड का जो हिमालय है उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, ईस्टर्न हिमालय की ऊंचाई ज्यादा है, जो आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। प्लस वो जीवन भी बहुत ज्यादा है, अरुणाचल, सिक्किम, असम। यहां पर अरुणाचल, सिक्किम और असम के अंदर जो ईस्टर्न हिमालय है वहां सर्वाधिक इस तरीके की चीजें पाई जाती हैं। देखो नॉर्दर्न हिमालय में केवल और केवल ये वाली जनजाति पाई जाएगी नॉर्दर्न हिमालय में, क्योंकि नॉर्दर्न हिमालय का जो हिस्सा है वो कश्मीर वाले क्षेत्र में ही है, ट्रांस हिमालय यहां पर ज्यादा प्रभावी होगा। बट इस प्रकार की जनजाति सिर्फ ये केवल ईस्टर्न में पाई जाएगी। सदर्न हिमालय बहुत छोटा है, सदर्न हिमालय बहुत छोटा है, ठीक है। चलो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। आज मुझे लगता है आज मेरे अंदर का आर्टिस्ट जाग गया, इसलिए हर क्वेश्चन में ड्राइंग बना दे रहा हूं तगड़े वाली। कौन सी पवन प्रणाली का सातत्य प्रवाह वर्ष भर उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर होता है? विच वाइंड सिस्टम हैज अ कंटिन्यूअस फ्लो थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया? मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये सबसे आसान सवाल होता है। देखो जितनी भी हवाएं हमारे यहां पर पाई जाएंगी, हमारे यहां विश्व में कहीं भी सारी हवाएं ऐसी ही होती हैं जो कि उच्च दबाव क्षेत्रों से निम्न दबाव क्षेत्र की ओर जाती हैं। इनको भूमंडलीय पवन कहते हैं, प्लेनेटरी या परमानेंट विंड होती हैं। यही नॉर्मल क्षेत्रों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, चलो, पोलर विंड्स जो होती हैं सर, पोलर विंड्स जो आपकी होती हैं सर, ये इनको कहा जाता है व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, इनको कई बार हम बोल देते हैं, पोलर विंड्स को हम बोल देते हैं। ये जो होते हैं ना, ये वेस्ट लायर्स होते हैं, ध्रुवीय पवनें होती हैं, और ये पछुआ हवा होती हैं, ये वेस्ट की तरफ ही फ्लो करती हैं मेजरली, ठीक है। चलो याद रखना, ये सब ट्रॉपिक जोन से फ्लो होती हैं, सब ट्रॉपिक जोन से हाई प्रेशर की तरफ जाती हैं, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। कौन सी? ये वाली, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। इनको फर्क नहीं पड़ रहा क्या चल रहा है, इनको पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 11वां सवाल। कोपेन ज्वालामुखी की किस उप प्रकार की पहचान लघु आर्द्र ऋतु और दीर्घ कठोर शुष्क अवधि से की जाती है? कोपेन जलवायु के बारे में आप बताएंगे, कोपेन जलवायु के अंतर्गत यह कैसे हो पाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। देखो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा सकता हूं कोपेन जलवायु का, बट वही है कि जो हम क्लास देखेंगे ना, जब मैं ज्योग्राफी आपको तथास्तु में कराऊंगा, तब वहां पे इसको आप देख लेना, कोपेन जलवायु एग्जैक्टली क्या है, इसका डिनोटिफिकेशन टर्म पूछा गया है। आइए आइए, स्वागत है आपका। ये एडब्ल्यू जलवायु प्रकार होता है, एडब्ल्यू क्लाइमेट सब टाइप होते हैं। ये सारे कोपेन के द्वारा निर्माणित किए गए थे, ठीक है। तो एडब्ल्यू इसके अंतर्गत हो जाएगा। एएफ जो होता है, ये वर्ष भर वर्षा जब होती है तब एएफ होता है, ठीक है। होल ईयर जब रेन होगी, होल ईयर जब आपकी रेन होगी, तब इस प्रकार का क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। वर्ष भर वर्षा होगी, होल ईयर रेन होगी, तब आपका ये क्षेत्र देखने को मिलेगा। एम जो होता है, जहां मानसूनी वर्षा होती है, एम होता है मानसूनी वर्षा होती है, जहां केवल एक मौसम में वर्षा होती है। मानसूनी वर्षा जहां होती है, केवल एक मौसम में वर्षा होती है, ठीक है, वो होता है। बीएसएच क्षेत्र होता है जहां वर्षा का इतना प्रभाव होता नहीं है। बात खत्म, ठीक है, याद रखिए। हाल के दशक में भारत के उच्च श्रेणी के खनिज एस्को में 6 में सबसे अधिक योगदान किसका है? बताइए, सबसे अधिक योगदान किस चीज का है? बताते भी चलो भाई जी, ऐसे थोड़ी काम चल जाएगा। बताइए, कोई समस्या दूर दूर तक नहीं है भाई। चलो, हाल के दशक में जो रिसेंट आपके कई सारे डिकेड्स निकले हैं, हाल ही के ये दशक आपके रहे हैं, डिकेड्स आपके निकले हैं, इसमें खनिज एस्को की 6 में सबसे अधिक योगदान किस कारण का रहा है?
मतलब जो खनिज होते हैं इसके अंदर आप देखते हैं हाई ग्रेड डिप्लीशन हो रहा है। तो जो डिप्लीशन हो रहा है हाई ग्रेड मिनरल ओर्स का इंडिया में, वो किस वजह से हो रहा है? ठीक है, याद रखना। तो इसके बारे में हम बात करते हैं किस वजह से हो रहा है। सर एग्जैक्टली आप समझिएगा, समृद्ध अयस्कों के चयनात्मक खनन हो रहा है। जो जरूरी अयस्क हैं केवल उन्हीं को खोजा जा रहा है, जिस वजह से ऐसी परेशानियां आ रही हैं। और इस खनिज संसाधनों का इस असंतुलित दोहन होता है। बस कुछ लिमिटेड खनिज ही लिए जाते हैं, नेचर इससे प्रभावित होती है। चिल्का झील उड़ीसा के किन 3 जिलों में फैली हुई है? चिल्का लेक क्यों फेमस है? दिस इज फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। ये पहली रामसर साइट है इंडिया की, फर्स्ट रामसर साइट है। और कई बार पूछा जाता है किस प्रकार की, दिस इज लैगून लेक। लैगून लेक भी है आपकी है, ये आपकी लैगून लेक भी है चिल्का। चिल्का इज ए लैगून लेक। टाइप ऑफ लेक जब पढ़ाते हैं तो उसमें बताया जाता है लैगून लेक आपकी हो जाएगी। और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून लेक है। ठीक है, चलो दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, जो इरावदी डॉल्फिन्स है वो यहीं पाई जाती हैं। इरावदी डॉल्फिन्स आपकी यहीं पाई जाती है, चिल्का लेक में ही है। इरावदी इरावदी डॉल्फिन्स यहीं पर हैं आपकी, डॉल्फिन्स आपकी यहीं पाई जाती हैं। तो पॉइंट आता है किस किस क्षेत्र में फैली हुई है? सर ये पुरी, खुर्दा और गंजाम डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। पुरी, खुर्दा और गंजाम डिस्ट्रिक्ट में आपकी फैली हुई है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैली होती है। चिल्का पहली रामसर साइट है पूरे इंडिया की, इसमें भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, चलो पूछा जाता है कि जब शीतकाल होता है, जब सर्दी पड़ती है, तो यहाँ कहाँ के पक्षी सहवास करने के लिए आते हैं? सर यहाँ पर साइबेरिया के पक्षी यहाँ पर आके उड़ के यहाँ आ जाते हैं। साइबेरिया के पक्षी यहाँ उड़ के आ जाते हैं। 14 कौन सा भारत के लघु औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है? स्मॉल इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल? निम्नलिखित में से कौन सा एक आपको एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है? एग्जाम्पल भी किस चीज का, वो देखिए। सर एग्जाम्पल भी किस चीज का? लघु औद्योगिक क्षेत्र का। स्मॉल इंडस्ट्रियल रीजन जो है भारत में, वह कौन सा आपको देखने को मिलेगा? बताओ। ठीक है, बताओ। गुजरात तो हैवी है भाई साहब, ये तो हैवी इंडस्ट्री हो जाएगी। हुगली भी हैवी हो जाएगी। छोटा नागपुर में तो सबसे ज्यादा खनिज मिलते हैं, इसको तो रूर प्रदेश भी कहा जाता है। छोटा नागपुर को तो आप रख ही नहीं सकते, ये तो रूर प्रदेश है, ये तो हैवीएस्ट है। ये रूर प्रदेश ऑफ इंडिया है, इससे ज्यादा हैवी तो कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है इससे ज्यादा हैवी तो हम भी नहीं है भाई साहब। करेक्ट आंसर इसका क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। ये छोटे उद्योगों के लिए फेमस है। ठीक है, अब हुगली क्यों फेमस है? हुगली की मैं बताऊं, अभी तो खैर मैंने और कंपनी के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन जो रेड टेप कंपनी आपने देखी है, रेड टेप कंपनी है, मैं नहीं पहन रहा होता बट रेड टेप कंपनी का मैं बता रहा हूं। जो रेड टेप कंपनी होती है वो मेजरली अपने जो कपड़ों के फैब्रिक्स होती है वो हुगली क्षेत्र से उठाती है, क्योंकि इसमें जूट मिक्सिंग होती है। और रेड टेप फेमस इसीलिए क्योंकि वो जूट मिक्सिंग के कपड़े ज्यादा बनाती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा याद रखना। आगे हम बात करते हैं, कौन सा महासागर धारा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से कोषण जल का परिवहन करके पश्चिमी यूरोप की जलवायु को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? बताना, विच ओशियन करंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप बाय ट्रांसपोर्टिंग वार्म वाटर फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन्स? जो वार्म वाटर होगा ट्रॉपिकल रीजन्स का, उसके लिए यह जाना जाता है। ठीक है, बताएं फटाफट से। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो होता है ये आपका गल्फ स्ट्रीम तक इसका विस्तार है। ठीक है, और गल्फ स्ट्रीम ही आगे बढ़ के यहां पर आता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमें नॉर्थ अटलांटिक अफवाह में देखने को मिलेगा, नॉर्थ अटलांटिक अफवाह में देखने को मिलेगा। ठीक है, जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 16वें नंबर का सवाल ये रहा, जब कोई हिमनद किसी पहले से मौजूद नदी घाटी को चौड़ी, गहरी और समतल करके उसका अपरदन करता है तो कौन सी भू आकृति बनती है? बताइए। व्हेन ए ग्लेशियर एरॉड ए प्री एग्जिस्टिंग रिवर वैली बाय वाइंडरिंग, डीपनिंग एंड फ्लैटरिंग इट, विच लैंडफॉर्म इज क्रिएटेड? कौन सा लैंडफॉर्म बनेगा जब एक नदी घाटी को चौड़ी, गहरी और समतल करके उसका अपरदन होता है? कौन सी घाटी बनती है? तो वी शेप बनती है। रेड टेप इज नॉट एन इंडियन ब्रांड एग्जैक्टली। ठीक है, याद रखिएगा। फटाफट इसके अंतर्गत आप बताएंगे।
नहीं, आई एम सॉरी, मैं मुझे नहीं पता था। अभी हमारे स्टाफ वाले भैया ने बताया कि सर रेड टेप इंडियन ब्रांड ही है, मुझे नहीं लगता था। खैर, तो फिर मुझे याद आया ये बताना है कि सर ये इंडिया का ब्रांड है। तो मैं बता देता हूँ, इंडिया का ब्रांड है, ठीक है, चलियो रेड टेप, बट उसकी मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश में हो रही है। इस वजह से, इस पर टैक्सेशन की वजह से थोड़े प्राइस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं, किस तरीके का शेप होता है, वी शेप होता है ये। रीजन क्या है, प्री एग्जिस्टिंग वैली है, कोई पहले से वैली है, वो यू शेप वैली होती है। जो पहले से वैली है उसमें वाइडरिंग करते हैं, इसके अंदर ये थोड़ी सी वाइडरिंग करेंगे और डीपनिंग कर देंगे, वाइडरिंग करेंगे देन डीपनिंग कर देंगे और फ्लैटरिंग कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एज वी शेप की घाटी, दैट इज नोन एज वी शेप आपकी हो जाएंगी, ठीक है। ये अपर्दन से ही बनती है। अब हम बात करते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं वो समझिएगा मैं आपको दोनों इसमें फर्क बता देता हूं। क्या है फर्क, मैंने एक प्रभाव नहीं देखा कि अगर ये वैली की वाइडरिंग करेंगे, फ्लैटरिंग नहीं देखा मैंने। डिपार्टमेंट ने आंसर इसका क्या दिया है, तो डिपार्टमेंट कह रहा है कि इसका आंसर वी होगा। लेकिन मेरे भाई, अगर हम रियल आंसर की बात करते हैं, अगर मैं फ्लैटरिंग को भी इसमें एड ऑन करता हूं कि अगर वी शेप वैली में हम फ्लैटरिंग करेंगे तो ये वाला हिस्सा हमें इसी हिस्से के बराबर करना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों हिस्सों को बराबर करेंगे और तब इसको मैचअप करेंगे तो ये यू बनेगा, ना कि वी। तो डिपार्टमेंट इसमें ये बता रहा है, बट आप इसको चैलेंज करके यू शेप के आंसर करेंगे, यू शेप आंसर होगा, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत ही कि भाई रिवर फ्लैटरिंग को वाइंडरिंग, डीपनिंग और फ्लैटरिंग की वजह से हम जानते हैं दैट वुड बी द यू शेप। बट सर, क्या डिपार्टमेंट इस पे चैलेंज कर सकता है? देखो, जो अगर हम जॉर्ड की बात करते हैं, जॉर्ड की बात करते हैं, जॉर्ड की बात करते हैं, FZFJORD, जॉर्ड घाटी की बात करते हैं, जो कि एक यू शेप घाटी है। जॉर्ड घाटी इस तरीके से नहीं बनती, पहली बात ठीक है। फिजोर्ड घाटी इस तरीके से नहीं बनती, बात ये होती है। सर्क, एरेस्ट और हॉर्न भी इस प्रकार से ही बनती है और वो वी घाटी होती है। तो अगर डिपार्टमेंट में कोई मेरा जैसा व्यक्ति बैठा है तो तुम सबकी बैंड बजा देगा और इसका आंसर वी भी सही कर देगा। रीजन क्या होगा, इसका आंसर डिपार्टमेंट में बैठा हुआ आदमी क्यों सही कर सकता है? क्योंकि सर्क है, एरेट है, ठीक है, या हॉर्न है, ये सब तो इसी तरीके के है ना, एरेट, हॉर्न, शर्क, ये सब इसी तरीके से, इस वजह से। तो मैं अगर होऊंगा डिपार्टमेंट में तो मैं तो वी भी सही कर देता और मैं उसका चैलेंज भी कर देता, ठीक है। चलो, तो इसमें आप यू शेप जाना, कॉमन तो यू शेप होगा इसका। संपूर्ण भारत में प्राकृतिक वनस्पति के वितरण का आकार दिन में कौन सी जलवायु कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा निभाता है उसके बारे में बताइए। बहुत बेहतरीन। देखो, अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति के वितरण का आकार देने में सबसे बड़ी जो रीजन यहां पर है वो किस चीज का है? सर, वो वार्षिक विवरण का है, ठीक है। वो वार्षिक विवरण का, एनुअल रेनफॉल का हो जाएगा, ठीक है। वार्षिक वर्षा जो हो रही है 250 सेंटीमीटर से ज्यादा की जो वर्षा हो रही है उसको हम एनुअल वर्षा बोलते हैं। अगर इतनी वर्षा हो रही है तो सबसे ज्यादा इसी वजह से होता है। अब देखो रीजन क्या है, कैसे ये आकार देता है। कोई क्षेत्र जहां 50 सेंटीमीटर भी वर्षा नहीं हो रही, वहां कटीली झाड़ियां हो जाएंगी, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। अगर कोई ऐसा है जहां 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो रही है, वो मेघालय जैसे क्षेत्र हो जाएंगे, है ना। तो वहां पे जंतु अलग होंगे, हमसे अलग होंगे। कैनरी धारा किस महासागर में प्रभावित होती है? कैनरी धारा के बारे में बताएंगे, किस महासागर में प्रभावित आपकी होती है? सर, ये अटलांटिक में होती है। अटलांटिक ओशन में आपको देखने को मिलती है, अटलांटिक ओशन में आपको देखने को मिलती है, विशेष प्रकार की धारा होती है, अटलांटिक ओशन के अंतर्गत है, ठीक है। रीजन क्या? कैनेरी जो होती है सर, ये कैसी है? ठंडी है, गर्म है? लैब्राडोर की जैसी है, ठंडी है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ठंडी धाराओं के कारण क्या मरुस्थल बनते हैं? सच बात है बेटा, ठंडी धाराओं की वजह से ही मरुस्थल बनते हैं। सहारा डेजर्ट पता है आपको, वो ठंडी जलधारा की वजह से ही बना था, ठीक है। कैनरी हुआ, ठीक है, जो कि एक ठंडी जलधारा है, अटलांटिक ओशन में बहती है। दिस इज कोल्ड करंट, या कोल्ड हो जाएगी। लैब्राडोर भी कोल्ड ही है। टैगा प्रकार का क्षेत्र किस प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया गया? टैगा किसे कहते हैं? ठीक है, टैगा किसे कहते हैं बताइए। अगर मैं आपसे कहता हूं कॉनिफेरस फॉरेस्ट जोन जो होगा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट जोन जो होगा
मतलब की बात ये हुई सर, जहां पर आपका बायोम चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं, नॉर्दर्न एरिया में बायोम ज्यादा है, ठंडा ज्यादा है, ठीक है जी हाँ। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि आपको पता लगेगा टैगा विश्व में सबसे बड़ा स्थानीय बायोम है। कैसा है? लार्जेस्ट टेरिस्टेरियल बायोम आपको देखने को मिल जाएगा, नॉर्दर्न रीजन्स में होता है। चीड़ हुआ, स्प्रूस हुआ, ठीक है, लर्च हुए, शंकुकारी वृक्ष होते हैं। तो ये आपका कैसा होता है? कोल्ड डेजर्ट है, कॉनिफेरस है, जी हाँ, शंकुधारी वन होते हैं। टैगा शंकुधारी वन होते हैं, टैगा शंकुधारी वन होंगे, ठीक है जी हाँ। साइबेरिया, कनाडा एंड जो स्कैंडिनेविया में आपको देखने को मिलते हैं, साइबेरिया, कनाडा, ये दो बहुत है। अगर लिखना चाहते हो तो चाहे तो लिख सकते हैं, स्कैंडिनेविया में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है कलोल भाई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अक्षज, अखज मेसोलिथिक साइट आपको कहां देखने को मिलेगी? अखज, यार ये हिस्ट्री का होना चाहिए था। अखज गुजरात में है, एक मेसोलिथिक साइट है जहां छोटे छोटे पत्थर पाए गए हैं। अब से लगभग ये आपकी जो पुरानी है 10,000 से 4,000 साल के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ माइक्रोलिथ्स पाए गए थे, छोटे छोटे हथियार पाए गए थे। गुजरात में लंगनाज भी है ना, जो मेसोलिथिक साइट है। ओके, याद रखिएगा। बिहार में चिरोड़ देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो नियोलिथिक साइट है। बिहार में चिरोड़ देखने को मिल जाएगा, जिसको चिरांद भी कहा जाता है बहुत जगह पर। नेक्स्ट, तटीय क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की प्रमुख विध्वंसकारी शक्ति क्या होती है? जो प्राइमरी डिस्ट्रक्शन होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे होते हैं? जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं, ठीक है, बताइए बगैर परेशानी के इसमें बता दीजिए। देखो, अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे तट के ऊपर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर मान के चलो कोई तूफान आया, ठीक है, जैसे 1970 में बांग्लादेश के आसपास तूफान आए थे, बहुत विनाशकारी होते हैं। याद रखना, सबसे विनाशकारी तूफान वही होते हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, जो कोस्टल एरियाज को प्रभावित करते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। रीजन क्या होता है? ये 5 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में बनते हैं। ये 5 से लेके 30 डिग्री अक्षांश में बनते हैं, लैटिट्यूड में बनते हैं। अक्षांश में आपको देखने को मिलते हैं, जो इस लैटिट्यूड में आपके क्रिएट होते हैं, ठीक है, याद रखना। दूसरी बात यह होते हैं, अब अरब सागर में अधिक देखो, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर के मुकाबले ज्यादा तूफान बनते हैं। उसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि वो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, ट्रॉपिकल जोन है, इस वजह से। अच्छा, ट्रॉपिकल साइक्लोन जब जब बनेंगे तो पहला पॉइंट क्या होगा? समुद्र का जल ऊपर उठ जाएगा। तो समुद्र के जल का ऊपर उठना तूफान महोर्मी इसको कहा जाता है, स्टॉर्म सर्ज इसको बोलते हैं, दैट इज नोन एज स्टॉर्म सर्ज। स्टॉर्म सर्ज का यहां पर आना इससे मेजर रीजन होगा, ठीक है, याद रखना। स्टॉर्म सर्जिंग का यहां पर आना मेजर रीजन होता है, और हमें इसी की वजह से पता लगता है क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वो इसी प्रकार के जोन्स में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, 22वें नंबर का सवाल है, प्राचीन इंडो ब्रह्मा नदी का सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जल निकासी प्रणालियों में विभाजन मुख्य रूप से किस भूवैज्ञानिक घटना के कारण हुआ माना जाता है? बताइए। द डिवीजन ऑफ द एंशियंट इंडो ब्रह्मा रिवर इनटू इंडस, किस वजह से होता है? बताओ सर। अगर हम बात करते हैं अत्यंत नूतन प्रोत्थान, प्लेस्टियोसीन अपहेवल जो आपको देखने को मिलता है, प्लेस्टियोसीन अपहेवल आपको यहां देखने को मिल जाएगा। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आप डायरेक्टली याद रख लेना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इंडो ब्रह्मा नदी के लिए आपका यही है। भारत की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की सर्वाधिक दर्ज की गई है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहां पर हुई है? ये सेंसस का क्वेश्चन आता हुआ। भारत की दशक की वृद्धि कितनी थी? डिकेडिकल भारत की, इंडिया की 17.7 थी। डिकेडिकल, डिकेडिकल जो थी 17.7% थी। इतने परसेंट से बढ़ रहा है इंडिया, है ना, याद रखना। लेकिन यूटी में मैक्सिमम आपको किसकी देखने को मिलेगी? दादर और नगर हवेली की देखने को मिल जाएगी। नेगेटिव में किसकी थी? नागालैंड की थी, -0.5 नागालैंड की आपकी हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव में जो थी। या दादर और नगर हवेली की 55% के आसपास थी, 55% के आसपास थी ना, 555 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा।
वेरी गुड। 24वां सवाल ये रहा, भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर फ्लोटिंग टर्मिनल आपको देखने को मिल जाएगा? पहले पे ही है, नेशनल वाटरवे 1 पर, जो गंगा नदी के ऊपर आपका बनाया गया है, इलाहाबाद से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक बनाया गया है, यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो तैरता हुआ है। ठीक है, याद रखना। कुल लंबाई 1620 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक बात है जी हाँ। सदिया से ढुबरी नेशनल वाटरवे 2 है, और जो वेस्टर्न घाट्स नहर है उस पर नेशनल वाटरवे 3 है। टोटल 111 आपको देखने को मिलेंगे। पंकज, आप नागालैंड से हो? अच्छा, तो फिर अगर आप वहां से हो तो आजमगढ़ से कौन है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ था? बुंदेला विद्रोह 1842 में कहां पर हुआ था, बताइए। बुंदेला विद्रोह आपका कहां पर हुआ था 1842 में? दैट वाज एट मध्य प्रदेश। गंजाम उड़ीसा में है, जबलपुर है आपका मध्य प्रदेश में, सौराष्ट्र गुजरात में है, विजयनगरम कर्नाटक में है। बचा के मैं बता रहा हूं मध्य प्रदेश है तो जबलपुर होगा। ठीक है, मधुकर शाह इसके नेता हैं। नेता कौन है? मधुकर शाह। इसके लीडर हैं मधुकर शाह। लीडर कौन है सर? मधुकर शाह देखने को मिलेंगे। मधुकर शाह इसके लीडर हैं। हुआ क्यों था सर? अगर हम बात करते हैं, ये 1857 से जस्ट पहले हुआ था, और रीजन यह था कि ब्रिटिशर्स लैंड टैक्स बहुत ज्यादा ले रहे थे, भू राजस्व बहुत ज्यादा ले रहे थे, इस वजह से ऐसा हुआ था। तो उसमें भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे, उसमें भी थोड़ा सी बातें आप याद रखेंगे। 26वां सवाल ये रहा, बताएं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन स्थानों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो दो या दो से अधिक परिवहन मार्गों के मिलन स्थान होते हैं? जो दो या दो से अधिक परिवहन मार्गों के मिलन स्थान के रूप में कार्य करते हैं, उसके बारे में बताइए बगैर परेशानी के। इसको क्या कहते हैं? फटाफट। देखो, सारे कॉन्सेप्ट हम बताते थे, नोड क्या होते हैं। जैसे मान के चलिए यहां से ट्रेन की पटरी गुजर रही है, आपने नोट देखे ही होंगे। ये ट्रेन की पटरी है, इसका नाम है गजोधरी एक्सप्रेस, इस ट्रेन का नाम है। यहां से एक ट्रेन निकलती है जिसका नाम है गजोधरी एक्सप्रेस। गजोधरी एक्सप्रेस आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। अब यहां से लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है फाटक, राइट। यहां तो फाटक लगा हुआ है, यहां भी फाटक लगा हुआ है भाई साहब, क्योंकि ये एक हाईवे भी है, यहां एक हाईवे भी है। तो जैसे ट्रेन पास हो जाती है उसके बाद ही ये हाईवे जो है चल पाता है। इसको बोलते हैं नोड, दैट इज नोन एज नोड। इसको हम नोड बोलते हैं, इसको हम नोड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नोड। ग्रिड क्या होती है? ग्रिड में ये होता है, ये है आपका रोड, ये है आपका रेलवे, ये ग्रिड कहलाता है। नेटवर्क क्या होते हैं? नेटवर्क जाल हो सकता है, परिवहन मार्गों का समग्र जाल हो सकता है। समग्र जाल, बहुत सारे आपके मार्ग हो सकते हैं, ठीक है, याद रखना। लिंक जो होता है केवल एक रास्ता कटने वाला आपका लिंक हो जाएगा। लिंक होता है समांतर, जो आपका कोई एरिया होता है जो कट के कहीं निकल जाता है, ठीक है, याद रखना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको हम नोड पॉइंट बोलते हैं। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस राज्य में कूर्दन और दहन कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को कुरवा नाम से जानते हैं? सर, इसको झूम खेती बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, राइट। इसको हम झूम खेती बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? झूम खेती बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, है ना। उड़ीसा में इसको पोडू बोलते हैं, पोडू। इसको बेचार बोलते हैं महाराष्ट्र में, इसको बेचार बोलते हैं, बेचार हुआ। पोडू कहां बोलते हैं? उड़ीसा में पोडू या पोडू हो तो इसको फोड़ू, पोडू आपको देखने को मिल जाएगा। असम में झूम बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में भी पोडू इसको बोलते हैं, ठीक है। और झारखंड में क्या बोलते हैं? झारखंड में बोलते हैं इसको कुरवा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस मानसून तंत्र का निर्वासित मानसून रिट्रीटिंग मानसून के नाम से भी जाना जाता है? कि लौटता हुआ मानसून कौन सा होता है? सर, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून ही लौटता हुआ मानसून होता है। सिंपल। अगला, झुंझुनू और अलवार जिले किस खनिज के उत्पादन के लिए फेमस है? झुंझुनू राजस्थान, अलवर राजस्थान। तो झुंझुनू और अलवर के बारे में आप बताएंगे किस चीज के लिए फेमस है? क्या ज्यादा होता है? सीसा ज्यादा होता है। अच्छा, जो राजस्थान में खेतड़ी भी देखने को मिलता है, तांबे का उत्पादन
कहाँ होता है? तांबा का, कॉपर तांबा, ये खेतड़ी में होता है, खेतड़ी राजस्थान में, खेतड़ी राजस्थान में इसका उत्पादन होता है, राइट? जी हाँ, सबसे ज्यादा राजस्थान में ही पाया जाता है, ठीक है। और HCL जो है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वो यहीं पर खुदाई करती है। अब्रक बिहार राजस्थान में मिलता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट ये मिलती है उड़ीसा में, झारखंड में। सोना मिलता है कर्नाटक में। अब्रक कहां मिलता है? अब्रक मिलता है कहां पर भला? अबे अब्रक की भी बता दो, बिहार राजस्थान में मिलता है अब्रक, ठीक है। करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा बच्चे? इसमें है कॉपर। झुंझुनू खेतड़ी के पास ही तो है भाई, खेतड़ी, है ना, याद रखना, ये कॉपर के ही उत्पादक है। नहीं, हमारी यहां पर रिश्तेदारी है, शायद मैं आपको पहले बता चुका हूंगा। चिड़ावा से रास्ता निकलता है ना इसका। जब हम हरियाणा होते हुए निकलेंगे तो पहले चिड़ावा जाना होता है, चिड़ावा से फिर देन इसका स्टेशन पड़ता है ना। अगर सड़क से भी जाते हैं तो भी चिड़ावा पहले पड़ेगा। लो, हिमालय पर्वत द्वारा अवरुद्ध शीत और सर्द पर्वतें मध्य एशिया और निम्नलिखित में से किसके निकट के क्षेत्रों से उत्पन्न होती हैं? किसके निकट के क्षेत्रों से उत्पन्न होती हैं सर? ये आर्कटिक सर्कल से होती हैं। आर्कटिक सर्कल से आपको यह देखने को मिल जाएंगे, उत्तर ध्रुवीय व्रत में आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं संडे को ऑफ रखने की बजाय, ठीक है, हम संडे को शाम में क्लास रख लेंगे, या संडे के सुबह सुबह क्लास करके काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो। सोनू स्वामी भाई, कब देखा था आपने, बताओ। 31वां सवाल आपका ये रहा। मई के अंत तक उत्तर भारत में मानसून गर्त के तीव्र हो जाने का मुख्य कारण क्या है? बताइए। मई के अंत तक की हम बात करते हैं, उत्तर भारत के मानसून गर्त के तीव्र हो जाने का मुख्य कारण क्या है? बताइए। ऐसा करते 10 बजे ही रख लेंगे संडे में। अज्जू भाई, कई को टेंशन नहीं, अज्जू भाई टेंशन नहीं लेते हैं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का अज्जू। अब हम बात करते हैं, मई के अंत तक उत्तर भारत में मानसून गर्त से तीव्र हो जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? सर, हाई टेम्परेचर जो है इन क्षेत्रों में बन जाता है, और जो टेम्परेचर हाई बन जाता है तो वो यहां पर हो जाता है, ठीक है, याद रखना। तो इसमें क्षेत्र में उच्च तापमान आपका क्रिएट होगा, उच्च तापमान आपका क्रिएट होता है, हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, संडे का अपन देखते हैं। मैं संडे में आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, संडे में मैक्सिमम एक ही क्लास होगी, अगर होगी तो। ठीक बात, खुश? अब राजी हो? ठीक है। 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस न्यूक्लियर पावर स्टेशन की क्षमता मेगावाट में सबसे अधिक है? 2023 तक आप बताइए, सबसे ज्यादा जो क्षमता है किस पावर स्टेशन की आपको देखने को मिल जाएगी? बहुत आसान है, ये तब का आता है या अब का आता है। इसमें आप याद रखना कि सर यहां पर 2000 मेगावाट से ज्यादा की क्षमता है कुडानकुलम में, या 2000 मेगावाट की क्षमता है, जो मैक्सिमम है कहीं पर भी 2000 मेगावाट, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो, ठीक है, याद रखिएगा। कोई समस्या तो नहीं है? सर ये NPCIL होता है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें काम करता है। अरे थोड़ा सा टाइम मिले तो आप आ जाना थोड़ी देर, ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे। जलवायु विज्ञान में किसी विशेष स्थान पर मौसमी परिस्थितियों के बारे में सबसे सटीक रूप से व्याख्या कौन करता है? बताइए। जलवायु विज्ञान में किसी विशेष स्थान पर मौसमी परिस्थितियों के बारे में सबसे सटीक रूप से व्याख्या कौन करता है? सबसे सटीक रूप से व्याख्या कौन करेगा सर जी? अगर हम बात करते हैं क्षेत्र के दीर्घकालीन और औसत वायुमंडलीय पैटर्न जो होते हैं, उस पर सबसे ज्यादा सटीक वर्णन करते हैं। पृथ्वी के भीतर लगभग कितनी गहराई पर मेंटल और क्रोड के बीच सीमा क्षेत्र देखने को मिलता है? 2900 किलोमीटर पर आपको एक फॉल्ट देखने को मिलेगा मेंटल और कोर के बीच में, मेंटल और कोर के बीच में आपको एक कोर क्षेत्र देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लोफी वाला संजय, आपका बहुत बहुत आभार। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा करने वाला एकमात्र आसियान राष्ट्र होने के नाते आसियान क्षेत्र में भारत के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है? म्यांमार काम करता है। म्यांमार पहले भारत का हिस्सा था, लेकिन 1937 में अलग हुआ। 1937 में यह अलग हो जाता है, 1937 में यह अलग हो जाता है।
दैट इज करेक्ट। ठीक है, याद रखना। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, आप कार खरीद रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, दावत वावत करा दीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप समझिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में आम बौछार मैंगो शावर होता है। तो मैंगो शावर आपको केरल कर्नाटक क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये मानसून से पहले ये प्री मानसून वर्षा होता है। वेस्ट बंगाल में इसी को कालवृष्टि कहा जाता है। कालवृष्टि कहा जाता है, मार्च और अप्रैल महीने के अंदर ये होता है, जिससे कि वहां के आम जल्दी पक जाते हैं। तमिलनाडु में इसको चेरी ब्लॉसम शावर भी कहते हैं। और ये वर्षाएं जो होती हैं वो कॉन्वेक्टिव धाराएं होती हैं मेजरली। आधुनिक कृषि परिवर्तनों के बाद भारत में किस प्रकार की कृषि पद्धति आज भी चलती है? सर, आज भी हमारे यहाँ पर निर्वाह सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर आपकी चलती है, अभी भी व्यापक रूप से चलती है। यानी किसान खेती इसलिए करता है ताकि उसका घर चलता रहे। ठीक है, ताकि उसका घर चलता रहे। इसको निर्वाह प्रकार की खेती कहते हैं। इसको निर्वाह प्रकार की खेती कहा जाता है। अपने परिवार की जरूरतों का उत्पादन इसके अंतर्गत किया जाता है। हम भी निर्वाह खेती करते हैं, एग्रीकल्चर खेती हम केवल गन्ने की करते हैं, बाकी हम भी निर्वाह खेती करते हैं। ठीक है जी हाँ, ओके। आगे हम बात करते हैं, पहले हुई भारी वर्षा के बावजूद अगस्त 25 तक भारत के लगभग 19% हिस्से को सूखे या सूखे जैसी स्थिति का सामना क्यों करना पड़ा? रीजन क्या था? क्योंकि 2025 में बहुत कम वर्षा हुई है। इसके पीछे का कारण था तीव्र उत्क्रमण के कारण कई क्षेत्रों में भारी वर्षा की कमी थी, इस वजह सूखे जैसी स्थितियां थी। 2026 में वर्षा बहुत अधिक होगी। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना, 2026 में वर्षा बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? जनसंख्या वृद्धि किस वजह से नहीं होती? तो शहरीकरण की दर, अर्बनाइजेशन जो है जनसंख्या वृद्धि पे फर्क नहीं डालता है। एक व्यक्ति एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जनसंख्या में वृद्धि कर देगा। एग्जैक्टली ये तो एक प्रकार का इमिग्रेशन है। वो केवल जनसंख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहा है, जनसंख्या को बढ़ा नहीं रहा है। डेथ रेट में बढ़ोतरी होगी, जनसंख्या कम होगी। अप्रवासन रुकेगा, जनसंख्या बढ़ेगी। जन्म दर बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी। दैट इज द करेक्ट आंसर। शहरीकरण इसका प्रभाव ही नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उत्तर अयानात में जो समर सोलासाइट होता है, सूर्य निम्नलिखित में से किस अक्षांश के प्रत्यक्ष रूप से सिरोपरि होता है? इसमें आप बताएंगे। सर, ये होता कब है समर सोलासाइट? 21 जून को होता है। कर्क रेखा पर पूरी तरीके से परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और इस दिन सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात होती है, और ये 21 जून को होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा पे आपका ये एग्जैक्ट होता है, 21 जून को होता है, याद रखिएगा। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है उस दिन। 21 जून सबसे बड़ा दिन आपका उसी दिन होता है। ठीक है, विंटर सोलासाइट 22 दिसंबर को होता है। इस दिन सबसे छोटा आपका दिन होता है, यहां सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, चलिए भारत का कौन सा पठारी क्षेत्र लौह अयस्क और कोयला संसाधन दोनों के लिए जाना जाता है? सर, ये आपको देखने को मिलता है पूर्वोत्तर पठार क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट एरिया है। जी हाँ, यहां पर आपका लौह अयस्क और कोयला संसाधन दोनों ही मेजर प्रकार से पाए जाएंगे। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इनमें दोनों में ही ये पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बोकारो, जमशेदपुर इसी क्षेत्र में है। अच्छा, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, एचएडीपी। एचडीपी बड़ा पूछा जाता था पहले, पता नहीं आजकल कम आ रहे हैं क्वेश्चन, बट चलो एचडीपी का क्वेश्चन तो आया। ये किसके लिए होता है? हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है वनस्पतिक पद्धति और परिवर्तित समय संचय पैटर्न के लिए होता है, ताकि वेजिटेशन प्रोसेस को बढ़ाया जा सके और एक विशेष प्रकार की खेती को एक सही तरीके से किया जा सके। ठीक है, ये इसलिए होता है। 43वां सवाल आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप भूमध्य रेखा पर नहीं है? भूमध्य रेखा पर कौन सा महाद्वीप पड़ता ही नहीं है, बताएं। आसान हो जाएगा, यूरोप होगा ना इसमें, तो यूरोप हो जाएगा जो भूमध्य रेखा पे नहीं पड़ता, क्योंकि एशिया तो पड़ जाएगा, है ना, एशिया तो पड़ जाएगा। यूरोप जो है 35 डिग्री से 70 डिग्री के अक्षांश के बीच में है। ये लैटिट्यूड किसका कितना है इसका? 35 से 70। 35 से 70 डिग्री लैटिट्यूड में नॉर्थ में आपको ये देखने को मिलता है यूरोप। बाकी एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इसका तो विस्तार है। इसमें अगर अंटार्कटिक भी होता तो वो भी शामिल नहीं होता, आर्कटिक होता वो भी शामिल नहीं होता, यूरोप होता यूरोप भी शामिल नहीं होता, है ना, याद रखना। 44, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिण विस्तार को क्या कहा जाता है? जो पश्चिमी तट है हमारा, सदर्न एक्सटेंशन जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, वो क्या कहलाता है? दक्षिणतम हिस्सा जो होगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, उसको क्या कहते हैं? तो नीचे वाला हिस्सा, केरल का हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है? बताइए, जो केरल का हिस्सा है वो क्या कहलाता है?
सर जो केरल का हिस्सा वो इसका दक्षिणतम है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम केरल के हिस्से को देखते हैं तो इसको हम मालाबार तट बोलते हैं। कोंकण गोवा का है, कोरोमंडल तमिलनाडु का है, कन्नड़ तट कर्नाटक का है, लेकिन मालाबार तट केरल का है, ये दक्षिणतम हिस्सा भी होगा। राइट अन्ना, राइट राइट। नेक्स्ट 45वां सवाल है, शुक्र के वायुमंडल में मौजूद अम्ल कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जो शुक्र प्लैनेट है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर जीवन संभव ही नहीं है। 46वां सवाल ये रहा, भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र वेम्बनाड लैगून से संबंधित है, जो संकीर्ण रोधिका द्वीपों से अरब सागर से पृथक होकर बनता है? सो दैट इज मालाबार तट अगेन। हिमालय के अंतर्गत कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू घाटियां किस पर्वत श्रृंखला से बनी हैं? लघु हिमालय से, लेसर हिमालय से, जो छोटी घाटियां हैं ना बच्चे। 48वां सवाल आपके सामने, जलोढ़ मृदा की विशेषता क्या नहीं है? बहुत बढ़िया, पोटाशियम होता है, उपजाऊ होती है, रेत गाद मृतिका होती है, या दक्कन पठार में पाई जाती है? गलत है, दक्कन पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, ये तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में पाई जाती है, ये तो उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है। कुल भारत के क्षेत्रफल का 43% यही है। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ सीमा किसकी लगती है? लद्दाख की लगती है, लद्दाख की सीमा लगती है। और ये बचा अंतिम, गारो, खासी, जैंतिया और नागा पहाड़ियां जो नॉर्थ ईस्ट में फैली हुई हैं, उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं, किस पर्वत श्रृंखला से जुड़ी होती हैं? सर मीजो और रखाइन पहाड़ियों में जुड़ी होती हैं, मीजो और रखाइन पहाड़ियों में जुड़ी होती हैं। किसमें? मीजो और रखाइन पहाड़ियों में जुड़ी होती हैं। सवालों को देखिए, सीधा नो बकवास, सीधा सवालों के साथ हम मुलाकात करते हैं, ऐसा ही हमेशा रहा है। बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जाति जो एसटी का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा अधिक दर्ज किया गया था? बच्चे सेक्स रेशो पूछी गई है, वो भी आपकी जनजाति की, शेड्यूल ट्राइब की सेक्स रेशो यहां पर पूछी गई है। सीधे तौर पर याद रखना, करेक्ट आंसर आपको यहां देखने को मिल जाएगा। देखो, अनुसूचित जो जनसंख्या थी वो बहुत कम थी गोवा में, संख्या तो बहुत कम थी, एसटी संख्या कम थी, लेकिन जो जेंडर रेशो था वो बहुत हाई था। अगर हम बात करते हैं विच वाज द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्ड द हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब सेक्स रेशो, सेक्स रेशो जो था, जेंडर ट्राइब जो थी वो गोवा के अंदर बहुत अधिक थी। या मेजर अगर हम बात करते हैं, गोंडा, कुनबी, वैलिब, धनगर गोंडा, कुनबी, धनगर, ये सब जनजाति आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इस बारे में याद रखना, सबसे ज्यादा जो ट्राइब है वो आपको एमपी में देखने को मिली थी। मैक्सिमम ट्राइब की मैं बात करता हूँ, मैक्स ट्राइब की अगर मैं बात करता हूँ, वो आपको कहाँ देखने को मिला है? मैक्सिमम ट्राइब की बात करता हूँ, सबसे ज्यादा जो जनजाति आपको देखने को मिली है वो आपको कहाँ देखने को मिलती है? सर मैक्सिमम जनजाति का अगर पूछ लेता तो सर सीधे तौर पर आप बता देते कि भैया जनजाति ही तो है, तो जनजाति हमें कहाँ देखने को मिलती है? सर मैक्सिमम जनजाति के बारे में अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। उपकोषणीय जेट स्ट्रीम मानसून की वापसी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है? अगर इसके अंतर्गत याद रखेंगे तो सर करेक्ट आंसर होगा इंक्लूडिंग सबस्टेंस ओवरलैंड, भूमि पर अवनमन उत्पन्न करना। जो ये लैंड होती है इसमें याद रखना, उपकोषणीय कटिबंध जो जेट स्ट्रीम होती है जो मानसून की वापसी के लिए जिम्मेदार है, वो क्या करती है? भूमि पर अपनमन उत्पन्न कर देती है। इसके बारे में याद रखना, यह सितंबर से अक्टूबर में हिमालय में उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं, सितंबर से अक्टूबर में लौटता हुआ मानसून आता है, यानी यह आपकी नॉर्थ से जाती है साउथ की ओर। इसी की वजह से आपको देखने को मिलता है सबसिडेंस ओवरलैंड, भूमि पर अवनमन उत्पन्न करना। मध्य भारत में बुंदेलखंड क्षेत्र में नाभीय बस्तियों के विकास में मुख्य रूप से कौन सा कारक योगदान देता है? मतलब प्राइमरी कंट्रीब्यूशन क्या है जो डेवलपमेंट करता बुंदेलखंड रीजन जो सेंट्रल इंडिया में, उसके संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा मेजर रीजन क्या देखने को मिलता है? अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी कंसर्न इन्वेशन, जो आक्रमण वगैरह आपको देखने को मिलता है, जो आपकी नाभीय बस्तियां हैं, मतलब सटी जो बस्तियां हैं उनके बारे में बात की जा रही है। इसी के संदर्भ में आपको ये बातें भी याद रखनी होंगी। और बात हम करते हैं कि इसी वजह से चंदेल राजाओं का कब्जा यहां पर था, उन्होंने काफी सारी चीजें भी यहां पर की थी। चंदेल्स के द्वारा, चंदेल किंग्स के द्वारा यहां पर बहुत सारे मतलब किले वगैरह भी बनाए गए थे, तो बुंदेलखंड का रीजन है, जो चंबल के डाकू आ गए वो बुंदेलखंड रीजन में ही आए जाते थे, तो वो सुरक्षा चिंता और आक्रमण के लिए बहुत मेजर एक कंसर्न आपकी क्रिएट होती है। बंगाल की खाड़ी अंतर सरकार संगठन बंगाल के अंतर्गत जो आपको देखने को मिलता है, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आपको देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल के अंदर, तो यह बैठक इस बार कहां आयोजित कराई गई थी? देखो सिंपल है, करंट अफेयर का सवाल है, ये मॉले के अंदर हुई थी, मालदीव में। बेस्ट है
आप इसमें याद रखें कि सर बेस्ट है, इसमें याद रखें ये करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया था और कई बार इसमें पढ़ाया था। इसमें सदस्य देश अगर पूछा जाए, भारत, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। भारत, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, 4 आपको देखने को मिले हैं जो देश हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में वह सिंचाई विधि जो कम दबाव में पाइपों के माध्यम से प्रत्येक पौधे तक पानी विस्तृत कर देती है। मतलब दबाव भी कम रहता है, इस तरीके से पाइपिंग होती है और ये हर जो पाइप है हर एक पौधे तक पहुंच जाता है। इस तरीके से भी इस तरीके से होता है। तो ये जो सिंचाई होती है, सिंचाई को किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर से हम बात करते हैं, ये सर लोकलाइज्ड इरिगेशन कहलाती है। लोकलाइज्ड इरिगेशन यह कहलाती है। इसमें पानी की 30 से 70% तक बचत हो जाती है। फलों में, सब्जियों में इसको कहा जाता है। इसको ड्रिप या स्प्रिंकल सिंचाई भी कहते हैं। इसको कई बार ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं या स्प्रिंकल इरिगेशन भी इसको बोलते हैं। स्प्रिंकल इरिगेशन में लहटू सा लगा रहता है, पानी आता है तो वो छपर 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 ऐसे घूम जाता है, पहुंच जाता है। ठीक है, याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा था? लक्षद्वीप के अंदर भी जनसंख्या पूछ ली है, लक्षद्वीप तो पूछी है ही, इसके अंदर भी जनसंख्या पूछ ली है, लेकिन सबसे छोटी की हम बात करते हैं वो बिट्रा आपको देखने को मिलता है। बिट्रा आपको देखने को मिलता है जो आपको लक्षद्वीप में मिला था, सबसे कम जनसंख्या यहीं पर देखने को मिली थी। देखो अगर हम बात करते हैं, इसकी जनसंख्या केवल 271 थी, 271 ही लोग थे जो बिट्रा में रहा करते थे। इनके बारे में आप याद रखना, इसका जो क्षेत्रफल है वो 0.105 किलोमीटर स्क्वायर ही है, जिसमें आप स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय श्रेणी में किस दिशा में अभिनियमित होती है? यानी हाउ आर द हिमालयन रेंज। अरुणाचल प्रदेश में हिमालयन रेंज कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर हम बात करते हैं, यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर है, साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती है। साउथ वेस्ट से लेकर ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती है। कुछ इस प्रकार की श्रृंखला आपको देखने को मिलती है, कुछ इस प्रकार की श्रृंखला है जो चांदनुमा शेप एक ले लेती है। जो कैसा शेप ले लेती है? एक चांदनुमा शेप यहां पर ले लेती है। ठीक है, इसमें याद रखना अंडमान निकोबार भी इसी का हिस्सा है, अंडमान एंड निकोबार भी इसी का हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा। स्पष्ट बात तो यह है, नमचा बरवा, नंगा पर्वत, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो मेन चोटी है वो नमचा बरवा ही है। आगे बढ़िए। पूर्व मानसून काल में भारत के किस भाग में, देखो करेक्ट है ये, अगर हम बात करते हैं पूर्व मानसून काल में भारत के किस भाग में संवहनी वर्षा सामान्य है? संवहनी वर्षा के बारे में हम बात करते हैं, जो बहुत मेजर देखने को मिलती है। ये कहां देखने को मिलती है? सर छोटा नागपुर पठार के अंदर आपको कन्वेंशन रेनफॉल देखने को मिलता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपको कन्वेंशन रेनफॉल देखने को मिल जाता है। इसके बारे में स्पष्ट तौर पर याद रखना, इसको नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी भी कहा जाता है। इसको बोलते हैं नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर इसको बोला जाता है, या फिर इसी को बोला जाता है काल वैशाखी। इसी को काल वैशाखी भी बोला जाता है, वैशाखी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। अगले हम सवाल की बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप कौन सा है? अगर पॉपुलेशन की बात आती है तो बिट्रा था, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन की बात नहीं की गई है। यहाँ बात की गई किसके बारे में? सर एरिया के बारे में। सर पॉपुलेशन जहां कम है एरिया भी वहीं कम है। बिट्रा ही देखने को मिल जाएगा, 0.105 किलोमीटर स्क्वायर, और 231 यहाँ की जनसंख्या आपको देखने को मिलती थी। जो मेजर भाषा लक्षद्वीप में बोली जाती है वो मलयालम है, और लक्षद्वीप का अगर कोई भी मैटर फंसता है तो यह केरला हाईकोर्ट में ही जाते हैं, इनके लिए हाईकोर्ट भी केरला ही काम करता है। भारत में उप सिंचाई विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए जो सब इरिगेशन आपको देखने को मिलती है, पार्टिकुलरली ये किस एरिया के अंदर सुटेबल आपकी मानी जा सकती है? सो सब इरिगेशन जो मानती है वो वहां पे हो सकती है जहां हाई वाटर टेबल आपको देखने को मिलती है। जहां हाई वाटर टेबल आपको देखने को मिलती है वहां पर सब इरिगेशन की जा सकती है, उप सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें पानी नीचे से कोशिकाओं क्रियाओं के द्वारा ऊपर आता है, इसको सब सिंचाई कहा जाता है। जल की बचत करने की एक विधि भी आपको ये देखने को मिल सकती है। याद रखना, यह अधिक में देखने को मिलती है दलदली और नमी क्षेत्रों के अंदर, यह प्रभावी मानी जाती है। कौन सा शहर भारत में वर्षा छाया क्षेत्र में आता है? मतलब ऐसा जो रेन शैडो रीजन में आता है, यहां पर वर्षा नहीं हो पाती है, ये रेन शैडो रीजन के अंदर पहुंच जाता है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है? सर वह आपको देखने को मिलता है पुणे। पुणे आपको देखने को मिलता है रेन शैडो रीजन में। पुणे के अंदर वर्षा बहुत नाम मात्र के लिए होती है, बहुत कम ही होती है। ठीक है, यहां पर याद रखना। मुंबई में वैसे देखा जाए तो 2000 मिलीमीटर आपको वर्षा देखने को मिल जाती है मुंबई के अंदर, मिलीमीटर देखने को मिलती है मुंबई में। लेकिन अगर वहीं हम बात करते हैं कि सर पुणे में कितनी होती है, पुणे में होती है 600 से 700 मिलीमीटर होती है, तो यहां वर्षा कम होती है, वर्षा छाया क्षेत्र के अंदर आता है। ये क्षेत्र काफी फेमस रहा है। भारत में 10,000 से कम और 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को किस प्रकार के वर्ग का शहर माना जाता है? सर इसके अंदर आपके वर्ग बनाए जाते हैं, जैसे जो क्लास 1 आपका होता है, अच्छा इसके अंदर यह 5वें क्लास का है, 10,000 से 5,000 वाला। अब इससे ऊपर अगर आप बढ़ेंगे, क्लास 1 में जाएंगे, 1 लाख से अधिक
मतलब टोटल कितने होते हैं, 6 क्लास इसमें होती हैं, 6 क्लास इसके अंतर्गत होती हैं, 6 क्लास। 5,000 से भी कम होते हैं तो वो 6वें नंबर पे आते हैं। लेकिन ग्रुप 1 में जो होते हैं 1 लाख से प्लस, जो ग्रुप 1 आपको देखने को मिलता है, ग्रुप 1 जिसको क्लास 1 कहा जाता है, क्लास 1 के जो शहर होते हैं वो होते हैं जिसके अंदर 1 लाख प्लस पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है, वो 1 लाख प्लस वाले होते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है, अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप या टापू चट्टान आपको देखने को मिल जाती हैं? करेक्ट आंसर है सर ए, 836 आपको देखने को मिल जाएंगे। 836 द्वीप आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से केवल 38 ही द्वीप ऐसे हैं जिस पर लोग रहते हैं। 38 के ऊपर रेजिडेंस आपको देखने को मिलता है, रेजिडेंस है यानी बसापत आपको जो देखने को मिलती है वो 38 द्वीपों में देखने को मिल जाती है। बाकी के 836 के 836 मतलब लगभग ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 572 अंडमान में है और निकोबार में 264 है। 572, 264 ये देखने को मिल जाते हैं अंडमान में और ये आपको देखने को मिलते हैं निकोबार में, थोड़ा सा याद रखना। अगला सवाल ये रहा, भारत में पश्चिमी तटीय मैदान में किस प्रकार की तटीय वर्गीकरण किया जाता है? यानी भारत के पश्चिमी तटीय मैदान है जिसमें किस प्रकार का वर्गीकरण किया जाता है उस बारे में पूछा जा रहा है। करेक्ट लेवल पर आप याद रखेंगे सर जी, डूबा हुआ तटीय मैदान आपको देखने को मिलता है, सबमर्ज कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलते हैं जो पश्चिमी तटीय मैदान में होता है, आधे डूबे हुए आधे बचे हुए, यही आपको देखने को मिलता है। मुंबई है, गोवा है, मार्मगोआ है, ठीक है, ये वैसी चीजें हैं, कोची वगैरह है जहां बंदरगाह पाए जाते हैं। बंदरगाह पाए जाने के पीछे का कारण यही है कि यह सबमर्ज कोस्टल प्लेन्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान वर्षा के अस्थायी ठहराव के लिए सबसे अच्छा समझा जाता है? जो वर्षा है वो अस्थायी तौर पर रुक जाती है, ये कहां पर आपको देखने को मिलता है कि बेस्ट माना जा सकता है? सर ये जो जब मानसून में ब्रेक आता है तब वहां पर आपको देखने को मिल जाता है कि सर जी भारत के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान वर्षा थोड़े टाइम के लिए कुछ रुक जाती है, वो ब्रेक इन मानसून कहलाता है। वो ब्रेक इन मानसून कहलाता है, 3 से 7 दिन तक ये रह सकता है और ये मेजरली जब होता है जब हवाएं हिमालय से तलहटी में आती हैं, ये तभी हो सकता है जब हवाएं हिमालय से तलहटी में आती हैं। और बात ये होती है कि मानसून गंगा के मैदान से हल्का से रुक के पूर्वोत्तर की तरफ चला जाता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन की तरफ चला जाता है, तब ऐसा होता है। भारत, चीन और म्यांमार से मिलने वाली बिंदु का नाम क्या है? उस बिंदु को क्या कहा जाता है जो तीनों से आपको मिलती हुई नजर आती है? सर उसको दीफू पास कहा जाता है। दीफू ऐसा है जो भारत, चीन और म्यांमार तीनों से मिलता है। म्यांमार भारत का हिस्सा था, 1937 में भारत से अलग हो गया था, याद रखना। बात करते हैं भारत के महारजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यकाल के अनुसार 10 मिलियन से अधिक, 10 मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले शहर को किस प्रकार की बस्ती के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? जहां 1 करोड़ से अधिक लोग आपको देखने को मिल जाएंगे उस चीज को क्या कहा जाएगा? सर उसको मेगा सिटी कहा जाएगा, मेगा सिटी कहा जाएगा। निम्नलिखित शहरों में कौन सा प्रधान माध्यान्ह रेखा के सबसे निकट है? अमंग विच सिटीज प्राइम मेरिडियन आपको जो देखने को मिलती है, इसके निकटतम शहर आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? प्राइम मेरिडियन के सबसे निकटतम शहर आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? फटाफट बताइए। सर अहमदाबाद है जो प्राइम मेरिडियन के सबसे पास है, अहमदाबाद है जो प्राइम मेरिडियन के सबसे पास है, याद रखना। यह आपकी 0 डिग्री देशांतर पर जो ग्रीनविच है उसके हम पूछ रहे हैं, उसके नजदीक ही पूछ रहे हैं। जो अहमदाबाद है 72.6 डिग्री ईस्ट पर है, 72 डिग्री 6 मिनट पर आपको देखने को मिल जाएगा, 72 डिग्री 6 मिनट पर आपको देखने को मिल जाएगा। और जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री पर है। तो अगर हम उधर साइड से आएंगे तो हमें ईस्ट में चाहिएगा, ठीक है, उसमें हमें चाहिएगा ईस्ट में, तो ईस्ट में 72.6 डिग्री ईस्ट, ग्रीनविच के इतने ईस्ट में है जो सबसे निकटतम आपको देखने को मिल जाएगा। अगरतला सबसे लास्ट में है, अगरतला 91.3 पर आपको देखने को मिल जाएगा डिग्री ईस्ट, यह है अगरतला है, यह अगरतला है, सबसे ज्यादा आपको सबसे दूर देखने को मिल जाएगा, सबसे दूर देखने को मिल जाएगा। थोड़ी सी बात समझ में आई यार? देखो मुझे थोड़ा सा ना समय आपका बचाना है, इस वजह से मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, यानी जब मैं एक्सप्लेनेशन पे आऊंगा तो आपको पता लगेगा। यहाँ पूरा इंडिया के मैप को आप समझ के और वेस्टर्न पॉइंट और ईस्टर्न पॉइंट को देख लीजिए ग्रीनविच के अकॉर्डिंग टू द सिटी अहमदाबाद, एंड उधर आपको देखने को मिल जाएगा शहर अगरतला। कौन सी भू आकृति जो शिवारिक्स के समांतर स्थित है और लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है? कैसी कौन सी भू संरचना आपको देखने को मिल जाती है जो ठीक ठाक लेवल पर आपको चौड़ी देखने को मिल जाएगी और ये शिवालिक से लेकर 8 से 16 किलोमीटर जाती है? भाबर क्षेत्र देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश के अंदर मेजर इसका एक्सपेंशन होता है और ये तकरीबन 16 किलोमीटर मोटी पट्टी देखने को मिलती है, अच्छी खासी खेती इसमें हो जाती है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान को किस प्रकार के तट के रूप में सबसे अच्छी तरीके से वर्णित किया गया है? जो हमारे पूर्वी तट के मैदान है उनको किस तौर पर जाना जा सकता है, हमारे पूर्वी तट के मैदानों को किस तौर पर जाना जा सकता है, उस बारे में आपसे पूछा गया है। तो तगड़े तरीके से आप बताएंगे किस प्रकार से इनको कह सकते हैं। सर दीज आर एमरजेंट, उभरते तट होते हैं। सबमर्ज जो होते हैं हमारे वेस्टर्न साइड जितने भी है वो वेस्टर्न साइड आपके सबमर्ज तट हो सकते हैं, लेकिन एमरजेंट आपको ईस्ट साइड में है। चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपको देखने को मिलेगा। सवाल कह रहा है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा बेसलाइन से कितने नॉटिकल माइल्स तक फैली हुई है? इंडिया की टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड करते हैं कितने
नॉटिकल माइल्स तक फैलती है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करिए और बताइए। देखो, अगर हम बात करते हैं भारत की तटीय रेखा जो आपको देखने को मिलेगी, अगर आप इंडिया के मैप को समझोगे कुछ इस प्रकार से आपको इंडिया का मैप आपको देखने को मिलता है। अब इस मैप की तरफ समझना, इस मैप पे जब आप देखोगे तो ये जो है ये कोस्टल एरियाज आपको देखने को मिलता है। अगर टोटल लेंथ की बात करता हूं कि टोटल कोस्टल लाइन इंडिया के अंदर कितनी है, कोस्टल लाइन इंडिया में कितनी है, तो आपको पता लगेगा सब 7517 7517 आपको देखने को मिल जाएगी। सर इतनी कोस्टल लाइन आपको देखने को मिल जाती है, बट पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितने नॉटिकल माइल्स जो जल है, मान के चलो जल में कहां तक ये फैली हुई है। अगर EEZ होता कि भाई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहां तक फैलता है, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक फैलता है, लेकिन अगर बेसलाइन की बात करें तो 12 नॉटिकल माइल्स तक आपको देखने को मिल जाती है। अब कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये नॉटिकल माइल्स का मतलब क्या है। 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है तकरीबन 22.2 किलोमीटर, यानी 22.2 किलोमीटर तक इंडिया का ही क्षेत्राधिकार रहेगा। अगला सवाल ये रहा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम झील पाई जाती है। सर झील दो प्रकार की नहीं, 5-6 प्रकार की होती है। झील का एक चैप्टर पढ़ा हुआ है आपके चैनल जीताना जीएस पर ही, तो इसी में पूछा जा रहा है झील कितने प्रकार की है। सर अगर हम बात करेंगे जो आना सागर झील है, आना सागर झील है जो 12th सेंचुरी में बनाई गई थी, यह राजस्थान की ऐसी झील है जो एक आर्टिफिशियल लेक आपको देखने को मिलता है। सांभर, पुष्कर और जो रायगढ़ आपकी झील है, ये तीनों की तीनों आपकी नेचुरल झील आपको देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं ये कहां पर है, सर दैट इज एट अजमेर, आना सागर अजमेर में है। और यहाँ की सबसे ज्यादा जो सॉल्ट लेक है वो सांभर इज, यहाँ पे सबसे अधिक लवणीय है, सबसे अधिक लवण वाली झील आपको देखने को मिलती है, सबसे अधिक लवण आपको यहीं देखने को मिल जाएगा, यानी सबसे ज्यादा नमक आपको यहीं देखने को मिलेगा। पूर्वी द ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बिल्ट टू डीकॉग्नेस्ट ट्रैफिक, ये किस कहां के ट्रैफिक को कम करने के लिए जो ईस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेसवे है जो बनाया गया है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहां के ट्रैफिक को, तो दिल्ली के ट्रैफिक को खत्म करने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आपका बनाया गया। 135 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, 135 किलोमीटर लंबा है और यह गाजियाबाद से पलवल तक जाता है। ठीक है, कहां से कहां तक जाता है, सर गाजियाबाद से, जिला गाजियाबाद यूपी से लेके पलवल हरियाणा तक ये जाता है और दिल्ली का ट्रैफिक इसके माध्यम से काफी हद तक कम हो गया है। ये भी इसके बारे में आप समझिएगा, कोई समस्या इसमें भी आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी वनवासी जनजाति मौसमी प्रवास और वन आधारित पशुपालन के लिए जानी जाती है। मतलब उत्तराखंड की जनजाति है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब ये किस वजह से जानी जाती है उसके बारे में भी समझना, ठीक है। सर पॉइंट को समझना, गुज्जर जनजाति गुजरात में मेजर पाई जाती है, बट पॉइंट ये होता है सर उत्तराखंड में वन गुज्जर पाए जाते हैं। सर गद्दी, थारू, भील, भील एमपी में बहुत ज्यादा पाई जाती है, थारू, बुक्सा, भूटिया असम में पाई जाती हैं, ठीक है। गद्दी, बकरवाल आपकी पाई जाती है उत्तराखंड में। बट वन गुज्जर जो होते हैं ये वनवासी जनजाति है जो मौसमी प्रवास और वन आधारित पशुपालन के लिए जानी जाती है, काफी ज्यादा फेमस आपको ये देखने को मिल जाएगी। और ये बुग्याल में पाए जाते हैं, जो ऊंचे पहाड़ होते हैं कहां पाए जाते हैं, सर ये बुग्याल के अंदर पाए जाते हैं। तो इस बारे में भी थोड़ा ध्यानपूर्वक याद रखना कि कोई परेशानी आपको इसके अंतर्गत भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो याद रखना, तो बिना परेशानी के इसके अंतर्गत पॉइंटों को समझते चलिए और समस्या आपको ना हो। अगला सवाल ये रहा, मई 2025 में जेनु कुरुबा परिवार ने भारत के निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में अपनी पैतृक भूमि पर फिर से कब्जा कर लिया। सर जेनु कुरुबा आपको देखने को मिलेंगे, अब किस पर कब्जा किया है उसको समझना, ठीक है। चलो, जेनु कुरुबा कर्नाटक के आदिवासी हैं। जेनु कुरुबा कहां के हैं सर, जेनु कुरुबा कर्नाटक के आदिवासी हैं, कर्नाटक आदिवासी हैं। कर्नाटक की ट्राइब आपको देखने को मिलती है जेनु कुरुबा। अब कर्नाटक की ट्राइब है, पूछा जा रहा है कि भाई इन्होंने कहां पर कब्जा कर लिया है। सर वन अधिकार अधिनियम 2006, ये भी बहुत जरूरी है। वन अधिकार अधिनियम, वन अधिकार एक्ट 2006 आपको देखने को मिला है। तो उसी एक्ट 2006 के अंदर उल्लेखित है मैटर क्या है, इसी के अंदर सही तरीके से बताया जाता है कि सर जी नागरहोल, नागरहोल, बनेरघट्टा ये दो और कुद्रेमुख ये सब नेशनल पार्क कहां के, कर्नाटक के हैं। हेमिस नेशनल पार्क आपको कहां देखने को मिलता है, हेमिस नेशनल पार्क सर उत्तराखंड में, हेमिस। मानस असम में है, सरिस्का राजस्थान में है, लेकिन ये कर्नाटक में, करेक्ट आंसर कर्नाटक होगा। वन अधिकार क्षेत्र आपका 2006 का था। भारत के उत्तरी मैदानों में पश्चिम से पूर्व तक की कुल लंबाई कितनी है। जो नॉर्दर्न प्लेन आपको इंडिया में देखने को मिलता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो नॉर्दर्न प्लेन्स ये हैं, मतलब आप इंडिया के अंदर आएंगे, इस प्रकार से इंडिया का मैप आप देखेंगे और यहां आपको समझ में आएगा कि सर ये है उत्तरी मैदान। तो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक की इनकी जो लंबाई है वो आपको लगभग कितनी देखने को मिलती है, तो सही लेवल पर आप समझना सर यह आपको 2400 किलोमीटर देखने को मिलती है। और 150 किलोमीटर से लेकर
150 किलोमीटर से लेकर लगभग 300 किलोमीटर के बीच में फैले हुए हैं। 300 किलोमीटर के बीच में इनकी चौड़ाई आपको देखने को मिलती है, 150 से 300 किलोमीटर के बीच में इनकी चौड़ाई है। आगे बढ़ो, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में फूलों की घाटी नेशनल पार्क है? फूलों की घाटी उत्तराखंड का एक नेशनल पार्क है, काफी फेमस है। अब राज्य नहीं आ रहे, अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस पर्वत श्रृंखला के अंदर यह आपको देखने को मिल जाएगा? सर, जो वेस्टर्न हिमालय आपको देखने को मिलता है, वेस्टर्न हिमालय के अंदर ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी आपको देखने को मिलती है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी आपको देखने को मिलती है। काराकोरम, पीर पंजाल आपका ग्रेटर हिमालय में है, जो आपका ग्रेटर हिमालय है, धौलाधार मिडल हिमालय में है, और काराकोरम जो है आपका ट्रांस हिमालय में देखने को मिलता है, ट्रांस हिमालय में देखने को मिलता है। जो ऐसा करूंगा, मैं हिमालय के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं पूरे हिमालय का डिस्कशन कर लूंगा, तो वो भी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा, याद रखना। अगला सवाल आपके सामने, थार मरुस्थल में पाए जाने वाली चंद्राकार रेत के टीले कैसे जाने जाते हैं? जो थार डेजर्ट आपने देखा होगा, थार डेजर्ट के अंदर जो चंद्राकार टीले देखने को मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? सर, उनको बर्चन्स बोला जाता है, बर्चन्स उनको बोला जाता है, बर्चन्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए। अब हवा की दिशा में सींग की तरह इनके खुले हुए रहते हैं, अलग ही हिसाब किताब है, प्रचुरता है, और ये चलते हुए टीले होते हैं, 10 से 30 मीटर ऊंचे होते, चलते रहते, हवा के वेग से आगे बढ़ते रहते हैं। इनकी हाइट 10 से 30 मीटर आपको देखने को मिलती है। अगर मैं इनके डिजाइन की बात करूं तो लगभग ऐसा कुछ शेप इनका आपको देखने को मिलता है। यहां पे रखा था तो मैंने सोचा बता दूं आपको, ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल आपको देखने को मिलता है, शीतकाल में भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले जेट धाराओं की सामान्य दिशा क्या है? अब यहां समझना, ठंडी में जो भारत के अंदर बहने वाली मेजर दिशाएं हैं वो किसकी तरफ बहती हैं? पश्चिमी विक्षोभ के कारण बहती हैं, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बहती हैं, तो तभी वह वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं। समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण भी ये बहती हैं, समशीतोष्ण चक्रवात के कारण बहती हैं, ठंडी में बहती हैं। लवणीय और क्षारीय मिट्टी सबसे अधिक कहां पाई जाती है? सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल, जो काजू के लिए बड़ी अच्छी होती है, सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल है, ये कहां पर पाई जाती है? फटाफट बताओ। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है ड्रॉट प्रोन एरिया, जो सूखा प्रवण क्षेत्र है, जहां कभी भी सूखा पड़ सकता है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी पड़ सकता है। सर, इसे ऊसर, कल्लर, रेह या थूर कहेंगे? ऊसर, कल्लर, रेह या थूर कहेंगे? सर, हम जानते हैं इसको एमपी में रेह या थूर के नाम से जाना जाता है, काफी ज्यादा फेमस है। ये सैलाइन और एल्कलाइन आपकी मिट्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएगी। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में देखने को मिलती है। अत्यधिक सिंचाई और जल भराव से यह मिट्टी बनती है, जहां बहुत ज्यादा जल बह जाता है, जल भर जाता है, तो वहां से क्या होता है, उनकी इंडिग्रेडिएंट्स खत्म हो जाते हैं, तो रेत ही बचता है। मैं दोबारा बता रहा हूं सर, दैट इज मेजर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में आपको देखने को मिलता है, अच्छा खासा लेवल इसका रहता है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी है। निम्नलिखित में से किस वृक्ष प्रजाति भारत में पर्णपाती वृक्ष का उदाहरण है? सर, डेसिडियस फॉरेस्ट आपके कौन से? डेसिडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जो कि भैया अगर देखा जाए तो ठंडी जलवायु में पाए जाते हैं। अगर देखते हैं, बबूल आपका पाया जाता है शुष्क, शुष्क जलवायु में पाया जाता है। बांस आपका जो पानी वाला क्षेत्र होता है लगभग वहां पाया जाता है। देवदार आपको जो देखने को मिलता है ये कुछ इस प्रकार के हो सकता है, बट जो मेजर आपको देखने को मिलेगा, जो आपकी पर्णपाती वन है, वो साल है। साल की लकड़ी पर्णपाती वन का बेस्ट एग्जांपल है। ये आपको छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर पाया जाता है, और वर्षा ऋतु में पत्ते आते हैं और शुष्क मौसम में गिर जाते हैं। वर्षा ऋतु में पत्ते आते हैं, शुष्क मौसम में गिर जाते हैं, इसी वजह से इनको पर्णपाती वनस्पति कहा जाता है। नेक्स्ट है, 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट पड़ेगा? 24 डिग्री लैटिट्यूड जो आपको देखने को मिल जाएगा, यह कहां से निकलता है? सर, यह निकलता है मध्य प्रदेश में से। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, इसी के नजदीक आपको पड़ जाएगी, ठीक है, याद रखना। कोई बिना किसी परेशानी के इसके अंतर्गत आप याद रखना। मुझे लगता नहीं है कि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको इसके अंतर्गत रही होगी, आप चीजों को सही ढंग से समझ पा रहे होंगे, और आपको कोई समस्या भी इसके अंतर्गत नहीं होगी। समझो, आगे बढ़ो। हिमालय का पूर्वी सबसे विस्तार निम्नलिखित में से किसमें शामिल नहीं है? हिमालय का पूर्वी सबसे विस्तार निम्नलिखित में से किसमें शामिल नहीं है? मतलब हिमालय के अगर हम ईस्टर्न तरफ उसका विस्तार को देखते हैं तो वो किस जगह पर आपको देखने को नहीं मिलती, किस जगह पर आपको देखने को नहीं मिलती? अगर मैं बात करता हूं तो आपको देखने को मिलता है खासी पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां आपको देखने को मिलती है, जो हिमालय के विस्तार में आपको देखने को नहीं मिलता। चलिए, इसको आप करिए। आगे हम बात करते हैं, मैंने बोला कि खासी पहाड़ियां। अब आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, ये रिकॉर्डेड सेशन है,
बहरहाल हंसने का पीछे का कारण ये है कि अभी गोविंद जी आए हैं क्लास के अंदर। अब गोविंद जी कोई आम आदमी नहीं है, मैं आपको बता दूं कि ये रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम को भी निकाल चुके हैं और साथ में ये आईबी के एग्जाम्स को भी निकाल चुके हैं और सीजीएल के एग्जाम को भी निकाल चुके हैं, तो इनका दबदबा बहुत है। तो इनको देखकर ये कुछ पूछ रहे थे, मैं कुछ बता रहा था, ये कुछ समझ रहे थे, मैं कुछ समझा रहा था इस वजह से ऐसा हुआ। बहरहाल आगे आप समझिए, खासी पहाड़ियां ऐसी हैं जो ईस्टर्न हिमालय का हिस्सा नहीं है। खासी पहाड़ियां ऐसी हैं जो ईस्टर्न हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है, याद रखना। और जो चेरापूंजी आपने सुना होगा वो खासी पहाड़ियों का हिस्सा है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। चेरापूंजी से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 16 वन पाए जाते हैं? 16 वन आपके कहाँ पाए जाते हैं? केरला के अंदर जो वन पाए जाते हैं मेजरली उनको कई बार 16 कह देते हैं, तो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। थार मरुस्थल तो आपका राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया, जो सुंदरबन से वो पश्चिम बंगाल में हो गया। पूर्वी घाट आपका देखने को मिलता है महेंद्रगिरी के आसपास वाला जो क्षेत्र है, उड़ीसा है हुआ, आंध्रा हुआ, वहां पे है। लेकिन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं 16 वन, केरला से रिलेट करते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, 8 डिग्री 12, 8 डिग्री से लेके 12 मिनट 13, 8 से लेके 8 डिग्री 12 मिनट, 8 से लेके 12, 8 डिग्री 12 मिनट, नहीं 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, 71 डिग्री से लेकर 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये किसके लोकेशन के बारे में चर्चा कर रहा है? ये लोकेशन आपकी किसकी है सर? सच बताऊं, ये लक्षद्वीप की लोकेशन है। सर क्या आपको सच में पहले से याद थी? भाई मुझे इस वजह से याद है क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर चुका हूं। अगर पहली बार भी मेरे सामने क्वेश्चन आता तो मैं भी हंस जाता। ठीक है, तुम इकलौते नहीं हो जो ऐसे नहीं सोच रहे हो कि सर आपको तो ये पता है। नहीं, कावाराती इसकी लोकेशन, कावाराती इसकी कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी, कैपिटल इज कावाराती, कावाराती देखने को मिल जाएगी। और जैसे आप सोच रहे हो ना कि सर ऐसे कैसे याद करें, तो इस बेस के कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आपको। अगर आप चैनल पे देखोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की अधिकता मैं वो घिसे पिटे सवाल नहीं कराता, लेटेस्ट बेस्ट क्वेश्चन आपको कराता हूं, बेस्ट क्वेश्चन पर बेस्ड ही कराता हूं, तो वो भी आपको मिलेंगे। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? साबरमती के बारे में पूछा जा रहा है, ये कहां से निकलती है? साबरमती के बारे में आप जानते हैं कि सिर्फ अरावली पहाड़ियों से निकलती है, राजस्थान से निकलती है साबरमती, ठीक है। और ये अहमदाबाद होते हुए सीधे तौर पर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। 371 किलोमीटर लंबाई है, ये मुझे सब कुछ पहले से पता था। 371 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये सीधा खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और ये गुजरात में गांधीनगर के पास से निकलती है। भारत में थार मरुस्थल के द्वारा कवर किया गया एरिया कितना है? थार मरुस्थल के द्वारा कितना एरिया कवर किया जाता है, इसके बारे में बताइए। अगर हम बात करते हैं राजस्थान का 61% भाग, लगभग 1,70,000 किलोमीटर स्क्वायर, 61% जो भाग है, 61% जो है राजस्थान का, वो थार मरुस्थल से ही आपका बना हुआ है। इसके बारे में याद रखना। पंजाब, गुजरात, हरियाणा में भी इसका कुछ एरिया जो है वो फैला हुआ है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है? देखो CSKBTS, ये एक ट्रिक होती है। CSKBTS, चंबल सिंध बेतवा केन तोसौन, तोसौन गंगा की है, चंबल सिंध बेतवा केन ये यमुना की सहायक नदी है। चंबल सिंध बेतवा केन, ठीक है, चंबल सिंध बेतवा केन तोसौन अलग हो जाएंगे, ये तो नहीं होंगी। लेकिन हाँ, एक नदी आपको अलग से देखने को मिल जाएगी जिसको बोलते हैं तौस। तौस रिवर ऐसी है जो आपको देखने को मिल जाएगी, यमुना की सहायक नदी। यमुना की सहायक नदी आपको देखने को मिल जाएगी, यमुना की सहायक नदी आपको देखने को मिल जाएगी, करेक्ट याद रखना। लंबाई 148 है और ये देहरादून वाली तौस है, ये वो वाली तौस नहीं है जो आप मिडिल इंडिया के सोच, नहीं, ये देहरादून वाली तौस है। देहरादून वाली तौस आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देख के तो मैं भी डर गया था, अरे ये क्या हुआ। महान भारतीय मैदानों को कौन सा क्षेत्र आर्द्रता और दलदली स्थिरता वाला होता है, जिसके अंदर दलदल पाई जाती है, वो कौन सा है? सर दलदल मेजरली जो पाई जाती है वो तराई क्षेत्रों में दलदल पाई जाती है। और अगर आपने यूपीजी के भी पढ़ी है मुझसे तो उसमें भी एक्सप्लेनेशन होता है। भारत का सबसे पश्चिमी बसा हुआ गांव कौन सा है? वेस्टर्न लेवल पर जो आपको गांव देखने को मिल जाएगा, पश्चिमी है, वेस्टर्न लेवल पे है, अहमदाबाद के अंदर गांव है जिसका नाम है गुहार मोटा। इसको गोहर मोती भी कहा जाता है, कई सारी किताबों में इसको गोहर मोती भी लिखा हुआ है, तो देख के चौंकिएगा मत, सही जवाब गोहर मोती भी हो सकता है। अगला सवाल ये रहा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहरी क्षेत्र मिलियन प्लस शहरी समूह शहर के रूप में पहचाना गया? मिलियन से ज्यादा शहर आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या देखने को मिल जाएगा? सर लखनऊ है, लखनऊ में आपको देखने को मिल जाएगा अर्बन सिटी है, जो मिलियन प्लस अर्बन सिटी बनाया गया है। महान हिमालय श्रेणी का दूसरा नाम क्या है? जो जैसे मैंने बताया ट्रांस हिमालय है, सबसे प्राचीन हिमालय ट्रांस हिमालय है, लेकिन ग्रेटर हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? सर इसको आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं, जो हमारा सबसे सदर्न हिमालय है। सदर्न हिमालय को ही, यानी दक्षिणतम हिमालय को क्या कहा जाता है? दक्षिणतम हिमालय को बताया जाता है शिवालिक। नॉर्थ ईस्ट हिल्स जो होते हैं ये आपको देखने को मिलते हैं जो अंडमान निकोबार है। भारत में किस चरण और वर्ष में स्थिर जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी? मतलब इस जो जनसंख्या वृद्धि है वो काफी स्थिर देखी गई थी 21 से 51 में।
जनसंख्या दर में वृद्धि देखी गई है, स्थिर वृद्धि देखी गई है, मतलब कॉन्टिन्यूस ग्रोथ देखी गई है। 21 में डिप आया था, उसी वजह से 1921 को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर भी बोलते हैं। भारत में कितने टन किलोमीटर प्रति वर्ष ऊर्जा खपत के निम्नलिखित में से कौन से परिवहन प्रणाली सबसे कुशल है, मतलब सबसे कम तेल में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी ये निकाल कर देते हैं, वो कौन सा है? सर अगर हम बात करते हैं 14,500 किलोमीटर का जलमार्ग भारत के अंदर है, 14,500 किलोमीटर का जलमार्ग भारत के अंदर है, और नेशनल वाटरवे 3 आपके क्रिएट हो चुके, ठीक ठाक है। सड़क परिवहन से 3 गुना ज्यादा सस्ता पड़ता है। अगला है, किस द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया है? अंडमान निकोबार के बहुत सारे द्वीपों का नाम चेंज कर दिया है 2018 के अंदर, मुझे याद है हैवलॉक द्वीप का नाम चेंज करके स्वराज द्वीप रख दिया गया था, 2018 की बात है ये, ठीक है, याद रखना। बैरन द्वीप पर आज भी एक्टिव वल्केनो है, ठीक है। मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा श्रृंखला आपको कौन से देखने को मिलती है? मैकाल चोटी पर आप जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा सबसे ऊंची है अमरकंटक, मैकाल के अंदर देखने को मिलती है। कल सुबह साउथ इंडिया में गुरु शिखर आपको देखने को मिल जाएगी। गुरु शिखर आपके कहां की है? सर गुरु शिखर जो पर्वत श्रृंखला है, ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, भारत का सबसे बड़ा लवणीय आर्द्रभूमि कौन सी है? लार्जेस्ट, अब यहां समझना, पूछा है कि लार्जेस्ट मतलब साइज में बड़ी है, तो लार्जेस्ट सलाइन वाटर आपको कहां देखने को मिलेगा वो बताना। सर जो बड़ी है वो है सांभर लेक, राजस्थान में आपने बताया था सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है, रामसर साइट है। 190 से लेकर 230 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये कवर करती है, राजस्थान में देखने को मिलती है। पुलिकट, पुलिकट जो है सबसे ज्यादा लवणीय है पर एरिया कम है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में तीव्र वर्षा किस प्रकार की वर्षा तंत्र का कारण होता है? पश्चिमी भाग के अंदर तीव्र वर्षा होती है, वह किस प्रकार का उदाहरण है? सर जी वह ऑरोग्राफिक वर्षा आपको देखने को मिलती है। वर्षाओं के प्रकार होते हैं, मैं वर्षाओं के प्रकार को एक बार उल्लेखित कर दूंगा, फिर आप समझ पाएंगे कि इस प्रकार की वर्षा आपको कैसे देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये लीजिए अगला सवाल समझें। भारत का कौन सा क्षेत्र पूर्व मानसून में नॉर्वेस्टर का अनुभव करने के लिए जाना जाता है? नॉर्वेस्टर विशेष प्रकार की वर्षात होती है जो पूर्वी भारत के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। नॉर्वेस्टर जो होती है ये आपको काल बैसाखी इसको कहा जाता है, और ये मेजरली पूर्वी भारत में होती है, काल बैसाखी इसी को कहते हैं। ये रहा आपका अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश निकोबार द्वीपों के सबसे निकट है? ये थोड़ा आसान सवाल है, इसीलिए मैं इसको आपको बता देता हूं। अगले क्वेश्चन को घर के लिए छोड़ देंगे, ये काफी आसान आपका हो जाएगा। सर अगर हम बात करते हैं, म्यांमार ज्यादा पास है क्योंकि बहुत नियर बाई लगता है अंडमान निकोबार। म्यांमार 1937 में भारत से अलग हुआ था, पहले भारत का हिस्सा था। ये सवाल आपको घर से बताना है। भारत में बागवानी कृषि मुख्य रूप से कहाँ अभ्यास की जाती है, मेजरली होती कहाँ पर है, बताइएगा जरूर, भूल मत जाना। और इस प्रकार में ये बताइए अगली वीडियो आपको एनटीपीसी में किसकी चाहिए? रात को 10 बजे भी आपका एनटीपीसी का एक प्रैक्टिस सेट होता है। आज रात को जो होगा उसमें पॉलिटी का ही कुछ बेस्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे, जरूर आइएगा। मिलते रहेंगे इसी प्रकार से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।